को जोड़ना। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। 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 गुरु जी की जय। 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 मैं आदरणीय दीप्ति त्रिपाठी जी को आग्रह करता हूं कि जो पूर्वावलोकन है यानी कि रिवीजन है जो पिछले सत्र लिए गए थे मंगलवार को, और इन्हीं के मतलब हमारे जो परम मित्र हैं अरविंद पाटीदार जी, इन्हीं के शब्दों में आप उसका वापस से क्या करें, लोगों का रिवीजन आरंभ कराएं। सभी को प्रणाम। स्टार्ट करें ना पंडित जी। चलिए, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो सर ने शोल्डर की जो एनाटॉमी बताई और फ्रोजन शोल्डर के बारे में जो भी बताया है, तो उसका एक क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शोल्डर में कितनी बोन्स होती है। शोल्डर में 3 बोन्स होती है मेनली। पहली होती है ह्यूमरस, दूसरी होती है स्कैपुला और तीसरा होता है क्लेविकल। और जॉइंट्स जो होते हैं वो 4 जॉइंट्स होते हैं जिन्हें आर्टिकुलेशंस भी बोले जाते हैं। पहला होता है ग्लैनो ह्यूमेरल जॉइंट। ये ह्यूमरस और स्कैपुला से बनता है और ये हमारा मेन जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और ह्यूमरस की तरफ बॉल आता है और स्कैपुला की तरफ छोटा सा सॉकेट होता है। दूसरा होता है हमारा एक्रोमायो क्लैविकुलर जॉइंट, जिसे एसी जॉइंट बोलते हैं। ये क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में होता है। और तीसरा होता है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, जिसे एससी जॉइंट बोलते हैं। ये क्लैविकल और स्टर्नम के बीच होता है। और चौथा होता है स्कैपुला थोरैसिक आर्टिकुलेशन। यह स्कैपुला का थोरैसिक केज या रिब केज के ऊपर ग्लाइड करना होता है। शोल्डर का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, देखिए। इसके लिए एक जैसे सॉकेट इतना छोटा होता है और शोल्डर इतना मूवमेंट करता है, तो बॉल को सॉकेट में जो स्थिर रखता है उसके लिए कोई एक चीज नहीं, कई स्ट्रक्चर्स मिलके काम करते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले आता है लेब्रम। लेब्रम क्या होता है, एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ये सॉकेट के किनारे पर लगी होती है और सॉकेट को अधिक गहराई से अधिक गहराई और मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करती है। मतलब लैब्रम जो हो गया वो सॉकेट की सपोर्टिंग रिंग हो गया। फिर दूसरा होता है जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल क्या होता है, पूरे जॉइंट जो होता है वो एक कैप्सूल से घिरा होता है। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट सरफेस की स्मूथ मूवमेंट में सहायता करता है। तो जॉइंट कैप्सूल हमारा जॉइंट को घेरने वाला एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई। फिर तीसरा आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स सब जानते हैं, इसका काम होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला और जॉइंट को स्टेबिलिटी देना। फिर तो लैब्रम हमारा हो गया सॉकेट का सपोर्ट सिस्टम, और कैप्सूल जो हो गया वो जॉइंट को घेरता है, और लिगामेंट्स बोन टू बोन स्टेबिलिटी देते हैं। फिर हम मसल्स की बात करें तो हम मसल्स में आते हैं तो 2 महत्वपूर्ण मसल होती है। एक रोटेटर कफ। ये रोटेटर कफ एक केवल एक मसल नहीं होती, ये 4 मसल्स का ग्रुप होता है जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने और रोटेशन में सहायता करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण मसल होती है डेल्टॉइड मसल। ये शोल्डर के ऊपर बड़ी ट्रायंगुलर मसल होती है और विशेष रूप से आर्म एलिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रोटेटर कफ हमारा स्टेबिलिटी और रोटेशन के लिए है, और डेल्टॉइड जो है वो आर्म एलिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फिजियोलॉजी मतलब शोल्डर जो है वो क्या क्या मूवमेंट करता है, फिजियोलॉजी के हिसाब से हम देखें शोल्डर क्या क्या मूवमेंट करता है। तो देखिए उसके मुख्य मूवमेंट एक होता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब हाथ को आगे की ओर और ऊपर उठाना। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब हाथ को पीछे की ओर ले जाना। फिर एबडक्शन। एबडक्शन मतलब हाथ को शरीर से दूर साइड में उठाना। और एडक्शन मतलब हाथ को वापस शरीर की ओर लेकर आना। फिर इंटरनल रोटेशन, जो हाथ को अंदर की ओर रोटेट करना, हाथ को बाह को मतलब अंदर की ओर रोटेट करना। और एक्सटर्नल रोटेशन मतलब बाहर, हाथ को बाहर की ओर रोटेट करना। फिर एक होता है सरकमडक्शन। ये इन मूवमेंट की कॉम्बिनेशन से हाथ का सर्कुलर मूवमेंट करना। ठीक है। फिर एक बार क्या हो गया, मतलब हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और सरकमडक्शन, ये हमारे सारे इसके मूवमेंट आ गए, शोल्डर के मूवमेंट्स आ गए। ठीक है। फिर एक होता है हमारा स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। ये क्या है, जब हम हाथ को ऊपर उठाते
तो केवल ह्यूमरस जो है वो काम नहीं करता, बल्कि ह्यूमरस और स्कैपुला दोनों कोऑर्डिनेट होकर, दोनों मिलकर मूवमेंट करते हैं। तो लगभग 180 डिग्री का आर्म एलिवेशन में 120 होता है, उसमें 120 डिग्री ग्लैनो ह्यूमेरल मूवमेंट का भाग होता है, और लगभग 60 डिग्री जो है स्कैपुलर मूवमेंट उसको योगदान देता है। तो इस तरीके से दोनों का 180 डिग्री आर्म एलिवेशन होता है दोनों के सहयोग से। अब इसके बाद ग्लैनो ह्यूमरल मूवमेंट जो होता है, अगर स्कैपुला की मूवमेंट या अलाइनमेंट में समस्या हो तो फिर हाथ का पूरा एलिवेशन हमारा प्रभावित हो सकता है, यदि स्कैपुला की मूवमेंट या अलाइनमेंट प्रभावित हो तो। फिर शोल्डर स्टेबिलिटी। अब शोल्डर को इतना मोबिलिटी होती है, इतना मूव करता है, उसके बाद भी उसको स्टेबिलिटी कौन देता है? तो उसमें देखिए मुख्य रूप से क्या है, डायनेमिक स्टेबिलिटी होती है। इसमें रोटेटर कफ मसल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ह्यूमरल हेड को ग्लेनोइड के साथ उचित अलाइनमेंट करने में मदद करती है। इसलिए रोटेटर कफ की कमजोरी या इंजुरी से इनस्टेबिलिटी या डिसलोकेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक होते हैं स्टैटिक स्टेबलाइजर्स। ये लैब्रम, कैप्सूल और लिगामेंट्स भी जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। और यदि ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट में कॉन्केविटी कंप्रेशन या नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर भी जो होता है वो स्टेबिलिटी देता है। अब हम जाते हैं कि हमारा फ्रोजन शोल्डर जो है वो क्या होता है। ये तो हमने एनाटॉमी देखी कि शोल्डर में क्या क्या चीजें होती है। अब फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर को हम कैप्सुलाइटिस के नाम से जानते हैं। हमारे कंधे का जॉइंट जो होता है वो एक कैप्सूल जैसी संरचना होती है, जिसका यदि वो जाम हो जाए या फ्रीज हो जाए जिसे बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। फिर और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है फ्रोजन शोल्डर। इसमें मरीज को क्या होगा, कंधे में दर्द के साथ स्टिफनेस आएगी, कड़कपन होगा, हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे वो, या फिर कभी कभी ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी हो जाता है और बहुत ज्यादा मरीज को पेन होता है इसमें। फिर ये धीरे धीरे, मतलब ये एक दिन में होने वाली प्रॉब्लम, ये धीरे धीरे होने वाली बीमारी है, जिसमें मरीज का धीरे धीरे कंधा जाम होगा और फिर दर्द भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब इसके कारण क्या क्या है, फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे हम अलग अलग रीजन की बात करें तो मार या चोट लगने के कारण हो सकता है। जैसे कंधे में किसी भी तरह की मार लगे या कंधे, तो उसके कारण दर्द होगा, और यही दर्द जब लंबे समय तक नहीं जाता है, मतलब लंबे समय तक बना रहता है, तो ये धीरे धीरे करके फ्रोजन शोल्डर में बदलने लगता है। फिर दूसरा रीजन आता है डायबिटीज। जो डायबिटीज के पेशेंट होता है उनमें अक्सर ये फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो डायबिटीज के कारण जो मसल्स टिश्यूज तक जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए उनको भी फ्रोजन शोल्डर की संभावना बढ़ जाती है। फिर तीसरा रीजन होता है जर्क। बहुत कॉमन है कि रोज रूटीन काम में कभी अचानक से कोई ऊंचाई से कोई सामान उठा लिया या झटके से कोई वजन उठा लिया, तो उसके कारण कंधे में खिंचाव आएगा, और जब ये खिंचाव वही लंबे समय तक बना रहेगा तो कंधों में जकड़न होगी, उसका कारण बनेगा, तो यही फ्रोजन शोल्डर हो गया। फिर एसिडिक कंडीशंस। तो देखिए एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशंस के हिसाब से भी अलग अलग बीमारियां होती है। तो जब शरीर में एसिड बढ़ता है तो हड्डियों में डीजनरेशन होने लगता है, जिससे कि जॉइंट हमारा कमजोर होता है, और इसकी वजह से भी कंधे में प्रॉब्लम आती है, और फ्रोजन शोल्डर का वो एक रीजन बन सकता है। इसके बाद आता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। ये भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। कैसे? हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, तो जब इन्फेक्शन कंधों में किसी कारण से हो जाए और यह लंबे समय तक कंधे में मौजूद रहे तो इन्फ्लामेशन में बदल जाता है, जिसे हम कैप्सुलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इन कंडीशन में कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और मरीज को किसी भी छोटी सी चीज उठाने में भी दर्द होगा। फिर होता है न्यूरल वीकनेस। कंधे की नसों में जो कमजोरी 11वीं क्रैनियल नर्व में किसी तरह की कमजोरी से भी हो सकता है। 11 नंबर के क्रैनियल नर्व में भी अगर कमजोरी है तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। फिर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, रक्त संचार की यदि कमी है तो उस वजह से भी कंधों में जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके कारण भी कोशिकाएं काम करना मतलब कम करेगी, तो उसके कारण भी हमारी फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद होता है सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन। गर्दन के मनकों के से निकलने वाली जो नसों के दबने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी ये फ्रोजन शोल्डर होता है। फिर उसके बाद आता है एक्सेस कैल्शियम एंड कैल्सिफिकेशन इन शोल्डर जॉइंट। तो इसमें क्या होगा, जब शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा अधिकता होगी, मतलब एक्स्ट्रा कैल्शियम की जमावट भी होगी, तो वो जोड़ों को जाम करेगी। जॉइंट मूवमेंट करना धीरे धीरे इसमें बंद हो जाएगा, जिसके कारण हाथ वही ऊपर नीचे उठाना, पीछे करने में तकलीफ होगी, मतलब मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे लोग जो लंबे समय तक कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं
या फिर जिन लोगों का पेट खराब रहता है या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से हड्डियों में कहीं पर कैल्शियम ज्यादा जम जाता है और कहीं पर हड्डियां भी खोखली होने लगती है। फिर अगला रीजन आता है आर्थराइटिस। जॉइंट आर्थराइटिस के कारण भी कंधे में सूजन आ जाती है और वो जाम हो जाता है। उसके बाद एक रीजन है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी फ्रोजन शोल्डर होता है। और लास्ट एक लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज, कंधे की एक्सरसाइज ना करें, करने से भी मसल्स क्या होती है, जाम हो जाती है, स्टिफनेस आने लग जाती है, तो वो उसको मूवमेंट नहीं मिलता, ज्यादा स्टिफनेस आएगी तो वो मसल्स जाम हो जाएंगे। और सर्जरी के बाद अगर ठीक से एक्सरसाइज नहीं की जाए तब भी कंधा जाम हो सकता है। तो ये अलग अलग हमारे रीजंस थे कि फ्रोजन शोल्डर क्यों हो सकते, किन किन कारणों से होता है। इसका केवल एक ही नहीं होता है, इतने सारे रीजंस होते हैं। इसके बाद इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं, एक फ्रीजिंग स्टेज, एक फ्रोजन स्टेज और एक होती है थॉइंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होगा, कभी कभी कंधे को हिलाने डुलाने में भी, ऊपर नीचे करने में अचानक से दर्द महसूस होना, या धीरे धीरे कंधे का दर्द जो है वो एकदम से तेज हो जाना, दिन में दर्द कम होना और रात में दर्द ज्यादा होना। फिर की मूवमेंट जो है लिमिटेड हो जाती है, मतलब पर एक स्पेसिफिक मूवमेंट ही कर पाते हैं, फ्रीली सब दूर मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये फ्रीजिंग स्टेज होती है। फ्रोजन स्टेज में क्या होता है, दर्द थोड़ा कम होता है पर स्टिफनेस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और कंधा और अधिक जाम होता है और दर्द करने लगता है, हिलाने में और रूटीन के काम में भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये फ्रोजन स्टेज हो गई। इसके बाद आती है हमारी थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज में क्या होता है, इसमें मरीज का कंधा जो है धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगता है और इसमें 5 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। तो फिर इसके अलग अलग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी है कि किन किन कंडीशंस में अब हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पंडित जी टाइम है, मैं बताऊं ये? पंडित जी टाइम है, ये मैं बताऊं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट्स? ठीक है। इसमें देखिए अलग अलग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट होंगे। यदि राइट शोल्डर में पेन हुआ तो हम क्या करेंगे, एक होगा हाफ कुंडली 20 सेकेंड इंटू 6 और सेकेंड हो जाएगा 2 राइट पार्को इंटू 6 जब राइट शोल्डर में पेन है। और यही अगर लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो हाफ कुंडली 20 सेकेंड इंटू 6 और 2 लेफ्ट पार्को इंटू 6। ठीक है, अगर राइट में पेन है तो राइट पार्को यूज होगा और लेफ्ट में तो लेफ्ट पार्को। अभी हम आदरणीय नवीन जी के पास चलते हैं और उनके श्रीमुख से सुनते हैं और बाद में हमारे जो अनुभव रहेंगे और दीप्ति जी के जो अनुभव रहेंगे उसको हम देखते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सभी लोग लाइव सत्र में जुड़ चुके रहेंगे और जो लोग आपके हित मित्र दोस्त भाई बंधु जो जुड़ना चाहते रहेंगे, आशा करते हैं आपने उनको भी संदेश भेज दिया रहेगा और वो भी शीघ्र ही सत्र में जुड़ जाएंगे। अब आते हैं सबसे पहले हम अपने करतल ध्वनि, जो हमारा डिजिटल ध्वनि के माध्यम से जो यहाँ पे एक तालिका बनाया हुआ है ना, उस करतल ध्वनि से हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं दीप्ति त्रिपाठी जी का कि उसी भूमि से आती हैं जिस भूमि पे इस समय विराजे हुए हैं हमारे परम मित्र अरविंद पाटीदार जी, और उसी पावन भूमि से आकर के इतना बढ़िया व्याख्यान करके जा रही हैं। जो पिछले सत्र हुए थे उसी का उन्होंने केवल क्विक रिवीजन किया, यानी कि जो अरविंद जी ने बताया था एक डेढ़ घंटे में जो चीजें बताई थी उसका ही एक शॉर्ट समरी उन्होंने बताया और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। अभी आते हैं अभी चलते हैं पाटीदार जी के ऊपर। तो पहले तो और भी करतल ध्वनि से स्वागत होनी चाहिए और अपने थोड़े अपने जो मन के जो विचार है उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, साथ में ग्रुप में भी लिखना चालू कर दें आप सारथी ग्रुप में। मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद मैं आग्रह करता हूं कि पाटीदार जी आए। सबसे पहले चलते हैं कहाँ, उन्हीं की भूमि पे। उनकी भूमि कहाँ पे है, अहिल्या की नगरी। तो अहिल्या की नगरी से पधारे हैं ज्ञान के भानु, आदरणीय अरविंद पाटीदार जी को नमन करें अनु अनु। वेद ज्ञान और सेवा तप से हरते आप देह की जकड़न, न्यूरोथेरेपी के सच्चे सारथी करते सब कष्टों का समन। देकर अपना अमूल्य समय किया हम सभी का जीवन चंदन, हृदय की गहराइयों से करते हैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन। विशेष तालियों के साथ, डिजिटल तालियों के साथ स्वागत करते हैं पाटीदार जी का।
हर हर महादेव, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग, बता दें एक बार मुझे। पहले थोड़ा सा कवरेज की प्रॉब्लम आ गई थी फिर से, लेकिन मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। अभी दीप्ति जी ने बहुत अच्छा हमें जो है क्लास के बारे में पढ़ाया, बहुत अच्छा रिवीजन करवाया। कुछ उन्होंने और आगे की एडवांस की बातें करी, उन चीजों की भी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे, उसको भी हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। और वास्तव में तारीफ काबिल है, उनका जो हुनर है वो बहुत काबिल तारीफ है। वो बहुत अच्छे से रिवीजन करवाती है, मानना पड़ेगा उनको। और मुझे अत्यंत खुशी मिलती है कि जिस माटी से मैं आता हूँ उस माटी से वो भी आती है, तो उस चीज का प्राउड भी महसूस करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दीप्ति जी ने हमारा पूरा पूरा रिवीजन करवाया कि कौन सी बोन होती है हमारे, कैसे ज्वाइंट होते हैं, कौन कौन सी डिजीज होती है। उन्होंने फ्रोजन शोल्डर के बारे में थोड़ा सा और आगे बताया कि उसमें किस तरह की स्टेज होती है। एक्चुअली में जो फ्रोजन शोल्डर होता है ना, वो एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है। वो अपने आप को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी अपनी स्टेज होती है। वो इन स्टेजों से गुजरता है और अपने आप को ठीक करता है, और इस प्रकार से ठीक हो जाता है। अब मेरी आवाज क्लियर एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा हैंड राइज करके। बहुत बढ़िया। मेरे वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही तो मैं एक बार बंद करके फिर चालू करता हूँ, शायद सही हो जाएगा। ठीक है, आवाज सही आ रही, सबसे जरूरी आवाज है। वीडियो इतना जरूरी नहीं है आज की क्लास में, आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने हमें बताया कि किस केसेस केसेस की स्टेज होती है। देखिए, कल हमने शोल्डर के बारे में समझा, शोल्डर की बहुत सारी बीमारियों के बारे में समझा, लेकिन आज हम जो विशेष चर्चा करने वाले हैं वो फ्रोजन शोल्डर के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये क्या होता है, क्यों होता है, और न्यूरोथेरेपी के दृष्टिकोण से हम इसको कैसे देखते हैं। अभी दीप्ति जी ने जैसे बताया कि इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, मतलब ये एक सेल्फ हीलिंग वाली प्रोसेस है, मतलब बॉडी अपने आप इसको कवर रिकवर करती है, और इसकी केवल न्यूरोथेरेपी में हम मदद करते हैं। तो उन्होंने अलग अलग स्टेज बताई। हम थोड़ा सा और उनकी डीप में चर्चा करेंगे कि वो स्टेज क्या क्या होती है और वो किस किस तरीके से काम करती है। ये एक्चुअली में शोल्डर में जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें होता क्या है। उसमें देखिए, सबसे पहले तो एक इन्फ्लामेशन आता है। किस कारण इन्फ्लामेशन आ सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई, किसी को चोट लगने, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद में बहुत लंबे समय तक उसका हाथ जो है एक सिंगल पोजीशन में बंधा रहा, तो उसके कारण जो ज्वाइंट कैप्सूल होता है, हमने कल ज्वाइंट कैप्सूल के बारे में पढ़ा, उसमें सूजन आ जाती है। जब लंबे समय तक उसमें सूजन रहती है ना, तो वहां पे जो है स्कार टिश्यूज बनने लग जाते हैं। हमने बात करी थी स्कार टिश्यूज की, हिल पेन पढ़ रहे थे तब भी, कि स्कार टिश्यूज क्या होते हैं। वहां फाइब्रोसिस बनने लग जाता है और वह कड़क और मोटा हो जाता है। जब वो कड़क और मोटा हो जाएगा ना, फाइब्रोसिस बन जाएगा। इन्फ्लामेशन के बाद में फाइब्रोसिस वाली जो है प्रोसेस होती है। शरीर चाहता है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, अंदर टूट फूट हो रही है, मैं इसको रिपेयर करूं, तो वो आसपास के जो है कुछ दिनों के लिए स्कार टिश्यूज को बना लेता है, थोड़े दिनों के लिए। और जिससे वो जब स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, कड़क हो जाता है, तो हमारा जो कंधा जो है वो जाम होने लग जाता है। दूसरा क्या होता है, जब वो स्कार टिश्यूज जो बनते हैं वो बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कैप्सूल जो अपना ज्वाइंट कैप्सूल है उसका साइज मोटा हो जाता है, तो उसके अंदर जगह कम बचती है, तो साइनेबल फ्लूइड भी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण कंधा जाम हो जाता है और उसमें दर्द होता है। अब हमने ये बात करी दो कारण से, एक तो हमारा जो है फ्रैक्चर वाला, इंजुरी वाला फिजिकल रीजन है, दूसरा हमारा कुछ केमिकल रीजन होता है। वो उसमें मेन जो होता है ना, वो एक डायबिटीज होता है, जिसके कारण लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है। हम अधिकतर देखते हैं हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं, तो 10 में से 7 पेशेंट जो फ्रोजन शोल्डर के होते हैं वो डायबिटीज के होते हैं, जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट होते हैं। बाकी के दूसरे कारण से फ्रोजन शोल्डर होता है। एक डायबिटीज के कारण से फ्रोजन शोल्डर होता है डिजीज में, और एक थायराइड के कारण से भी, हाइपोथायरिज्म जो होता है उसके कारण से भी लोगों को फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है। हम इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी आगे कि आखिरकार डायबिटीज के कारण जो प्रोसेस होती है फ्रोजन शोल्डर होने के कारण से, और थायराइड के कारण से जो फ्रोजन शोल्डर होने की जो परेशानी होती है वो किस तरीके से होती है। जैसे भी हमने चर्चा करी कि सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है सेल्फ हीलिंग। तो अधिकतर मेडिकल साइंस की जब हम बुक पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाया जाता है कि ये 1 से लेकर 3 साल तक जो है सेल्फ हील हो जाता है। तो हम ये भी समझेंगे कि ये सेल्फ हीलिंग कैसे होती है, मतलब शरीर अपने आप को ठीक कैसे करता है। पहले तो बीमार कैसे होता है, फिर अपने आप को ठीक कैसे करता है। और आप लोग तो जानते हैं
कि न्यूरोथेरेपी में हम कुछ नहीं करते हैं, केवल हम हमारे शरीर की जो सेल्फ हीलिंग वाली प्रोसेस होती है उसकी मदद करते हैं। क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। शरीर ऑटोमेटिक उसको ठीक करता है, हम तो केवल उसकी हेल्प करते हैं। तो जो पहली स्टेज अभी हाथ दीप्ति जी ने बताई थी हमें कि पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई चोट लगी या डायबिटीज हुई, उसके कारण क्या होता है, वहां के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है उन सेल्स को वापस से रिपेयर करने के लिए। वो सबसे पहले जो इन्फ्लामेशन पैदा करता है, क्या पैदा करता है? सबसे पहले इन्फ्लामेशन पैदा करता है, वो सूजन लाता है। अच्छा, जो ये फेज होता है ना, जैसे दीप्ति जी ने बताया कि ये जो फेज है, करीब करीब उन्होंने बताया कि ये फेज 2 महीने से लेकर 6, 7, 8 महीने तक चल सकता है। तो ये जो फेज होता है, जो प्राइमरी फेज होता है, जो इन्फ्लामेशन वाला फेज होता है, ये बहुत पेनफुल होता है। मतलब इसमें जब पेशेंट आपके पास इस शुरू वाली अवस्था में आ जाएगा ना, तो वो बड़ा पेनफुल होगा, उसको दर्द बहुत ज्यादा होगा। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें मूवमेंट पूरा नहीं जाता है, मतलब अपना पेशेंट हाथ को उठा सकता है, थोड़ी कठिनाइयों से हाथ उठाता है। जो पहला फेज होता है ना, वो दर्द के साथ हाथ उठाता है, थोड़ा पूरा सीधा तो नहीं कर पाता है, लेकिन दर्द के साथ में धीरे धीरे अपना हाथ उठा लेता है। बहुत कर्राता, मतलब बहुत तीव्र दर्द होता है जब ये पहली स्टेज होती है। अच्छा, एक चीज देखना, जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, इसमें कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा दर्द होगा और कुछ लोगों को थोड़ा कम दर्द होगा। तो किन लोगों को ज्यादा दर्द होगा? जो पेशेंट एसिडिक है, जो पेशेंट एसिडिक है उनको ज्यादा दर्द होगा, और जो पेशेंट एल्कलाइन है उनको एसिडिक पेशेंट की अपेक्षा थोड़ा कम दर्द होगा। दोनों फर्स्ट स्टेज से निकलेंगे, लेकिन जो एसिडिक पेशेंट है हमारा, वो ज्यादा पेनफुल कंडीशन में होगा, और जो एल्कलाइन पेशेंट होगा वो थोड़ा कम पेनफुल कंडीशन में होगा। क्योंकि जो एसिडिक पेशेंट होगा वो ज्वाइंट कैप्सूल में उसकी ड्राइनेस भी आ जाएगी, मतलब सूखापन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ड्राइनेस आ जाएगी, सूखापन आ जाएगा, तो वहां बहुत पेनफुल कंडीशन होगा। तो यदि हमारा उस तरह का पेशेंट आता है जो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहता है, तो वहां पर ड्राइनेस आई रहती है, और ड्राइनेस को हटाने के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा कोई ट्रीटमेंट निकल के आता है, तो वो एसिड ट्रीटमेंट निकल के आता है। दूसरा कोई ट्रीटमेंट निकल के आता है तो वो 2-ADR वाला मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट निकल के आता है। और तीसरा थोड़ा सपोर्टिव के रूप में काम करता है 1 पाइन म्यूकस के 6 ट्रीटमेंट, क्योंकि वो शोल्डर की ड्राइनेस को खत्म करता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल आ गया, जहां हमारा टिपिकल कंडीशन में पेशेंट आया और ज्यादा पेनफुल है, तो 90% चांसेस हो सकते हैं उसकी बॉडी में एसिडोसिस की मात्रा ज्यादा बढ़ी है। ये किन लोगों में अधिकतर नॉर्मली पाया जाता है? जो दूध का सेवन ज्यादा करते हैं, जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जो शक्कर का सेवन ज्यादा करते हैं, वो अधिकतर एसिडिक वे में आते हैं। जो शुगर कम खाता है वो एल्कलाइन होते हैं अधिकतर। तो यदि ऐसा पेशेंट आता है तो जो फ्रीजिंग वाली स्टेज है उसमें हमें जो है एसिडोसिस का फार्मूला, साथ में मल्टीविटामिन, कभी कभी क्या उसमें वीकनेस आ जाती है। वीकनेस मतलब उसका हाथ ऊपर ही नहीं जाता, दर्द तो है लेकिन उसका हाथ ऊपर ही नहीं जाता, बहुत पेनफुल वाली कंडीशन में वो उसका हाथ ऊपर नहीं जाता, मतलब वीकनेस भी आ गई है। तो वहां पर हम मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट चलाएंगे, वो भी कौन सा? 2-ADR वाला, क्योंकि 2-ADR सोडियम बनाएगा और सोडियम का काम होता है सेल्स तक वाटर की सप्लाई को बढ़ाना, सेल्स तक वाटर की सप्लाई को बढ़ाना। और उसी में आ जाता है हमारा मल्टीविटामिन में 3 कार्ब 7 लिवर 8 लेफ्ट कार्बो, जो विटामिन B12 को बढ़ाता है, जो हमारी नर्व को स्ट्रेंथ देगा, तो पेशेंट को जल्दी लाभ मिलता है। ये फर्स्ट स्टेज हो गई। अब फ्रोजन शोल्डर की जो सेकंड स्टेज आती है, वो लगभग दीप्ति जी ने जैसा बताया उसको फ्रोजन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे फ्रीजिंग हुई थी, यहाँ फ्रोजन हो गया। फ्रोजन मतलब जैसे कि आजकल बाजार में वो मटर मिलते हैं हाफ सीजन में भी, तो उसको बोला जाता है फ्रोजन मटर। जैसे कि हमने पानी को फ्रीज में रख दिया, तो हमने पानी को क्या करा, जो बर्फ बनाना वो फ्रीज हो गया, वो फ्रोजन हो गया, मतलब वो जम गया। तो एक स्टेज होती है फ्रीजिंग की और सेकंड स्टेज होती है जो होती है फ्रोजन की, जैसे दीप्ति जी ने अभी हमें बताया। इसमें क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन आता है ना, तो इन्फ्लामेशन में व्यक्ति उसकी टूट फूट नहीं करे, अंदर जो इंजुरी होती है तो वहां स्कार टिश्यूज बनने लगते हैं।
क्या बनने लगते हैं, स्कार टिश्यूज बनने लगते हैं और जोड़ों को और ज्यादा जाम कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर शुरू में दर्द हुआ था तब तो मेरा हाथ इतना उठ जाता था, लेकिन अब तो मेरा हाथ इतना ही उठता है। तो बॉडी सेल्फ इसकी प्रोसेस करती है, वो इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पर कुछ मोटे मोटे जो है स्कार टिश्यूज बना देती है, जिससे जो है इसकी गति और भी कम हो जाती है। इस स्टेज में क्या होता है, थोड़ा पेन कम हो जाता है, लेकिन कंधा क्या होता है, पूरी तरीके से जाम हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है इसमें। ये सेकंड स्टेज आ गई। अब फ्रोजन को हटाने के लिए क्या ट्रीटमेंट चलाएंगे। यदि आपके पास कोई स्टेज, पहली स्टेज का पेशेंट आया जो 2 महीने से 7वें 8वें महीने तक था, और एक ऐसा पेशेंट आया जो 4 महीने के बाद वाला है, पहली स्टेज हट गई उसकी, मतलब उसका इन्फ्लामेशन कम हो गया है, पेन कम हो गया है, लेकिन वो अपने मूवमेंट को नहीं कर पाता है, उसका मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट हो गया है, वो अब मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ के टिश्यूज को खोलने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ के टिश्यूज को खोलने के लिए हमें जो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा वो यहाँ की ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। और जब भी स्कार टिश्यूज की बात आती है, मतलब सेकंड फेज से ये बीमारी गुजरती है, तो हमारे पास जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट निकल के आता है वो 2 पेन के 6 ट्रीटमेंट निकल के आते हैं। जहां भी कड़कपन आ जाए और वो अपने मूवमेंट को प्रॉपर रूप से ना कर पाए, वहां पहला ट्रीटमेंट निकल के आता है 2 पेन के 6 ट्रीटमेंट। दूसरा कोई ट्रीटमेंट निकल के आता है तो वो है 4 पैरा, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली, 10 एडीआर। स्कार टिश्यूज जब मोटे हो जाए और वहां पर हमने उसको पेशेंट का मूवमेंट बढ़ाना है और उसका दर्द हटाना है, तो हमें फर्स्ट स्टेज की ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट सेकंड स्टेज पे आ जाएंगे। अब देखो आपके पास पेशेंट आया ना, तो पहले फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को आप एक जैसा ट्रीटमेंट देते थे, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गया है कि इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है और अलग अलग स्टेजों के हिसाब से उसकी कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम जो है ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस करेंगे। ये सेकंड स्टेज हो गई जो हमें दीप्ति जी ने बताई, वो फ्रोजन की स्टेज होती। फिर उन्होंने तीसरी स्टेज बताई जिसमें हम रीमॉडलिंग होती है। क्या होती है, रीमॉडलिंग होती है। मेडिकल साइंस में इसको स्पेशल नाम दिया गया है, जैसे इन्होंने भी बताया दीप्ति जी ने, थाइंग स्टेज होती है। ये कितने समय तक चलती है, ये 5-6 महीने के बाद शुरू होती है। कुछ पेशेंटों में 8 महीने में शुरू होती है, किसी में 10 महीने में शुरू होती है, किसी में 13वें महीने में शुरू होती है, लेकिन 6ठे महीने से लेके ये स्टेप 2 से 3 साल तक चल सकती है। इसमें क्या होता है, फ्रोजन तो हो गया पूरा पूरा, अब शरीर सेल्फ काम करेगा। क्या करेगा, वहां पे माइक्रोफेजेस बनाएगा। हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, वहां पे माइक्रोफेज जो है वो जो पुराने स्कार के टिश्यूज है उनको हटाएगा। क्या करेगा, माइक्रोफेज, हमने जो डिस्क का पार्ट बाहर आ जाता है ना, मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक स्लिप डिस्क के बारे में, मतलब डिस्क हर्निएशन के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी। उसमें बताया था कि जो हमारे माइक्रोफेजेस होते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका यूज नहीं होता है, तो शरीर उसको हटाने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम की कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती है जिनको माइक्रोफेज कहा जाता है। वो आके क्या करती है, जो स्कार टिश्यूज होते हैं उनको धीरे 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 करके हटाना शुरू कर देती, साफ करना शुरू कर देती, क्लीनिंग करना शुरू कर देती। फिर क्या होता है, रीमॉडलिंग होती है। मैंने रीमॉडलिंग का वर्ड भी यूज करा था हिल पेन को जब हम पढ़ रहे थे। तो रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग में क्या होता है, वो कोलेजन जो होता है, मतलब जो अपना ये जो ज्वाइंट कैप्सूल होता है, ये एक्चुअली में स्पेशल प्रोटीन कोलेजन से मिलकर बना होता है। हमारे जो इसके अंदर लिगामेंट होते हैं वो भी एक तरह के प्रोटीन कोलेजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये टाइट हो जाते हैं स्कार टिश्यूज के कारण से। तो शरीर वापस से इनको धीरे 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 लचीला बनाना शुरू करता है, और जब जैसे ये लचीले बनते हैं, अपने काम को वापस से करना शुरू कर देते हैं, तो वापस से साइनोवियल फ्लूइड बनना शुरू होता है, और जो है आराम से जो है आपका जो शोल्डर है वो आराम से जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, 2 पेन के 6 ट्रीटमेंट, 1, और उसके साथ साथ में जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट। अब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन फार्मूले का उपयोग किया जा सकता है, 2 पेरे का भी उपयोग किया जा सकता है,
एंजियोटेंसिन नंबर 2 का भी उपयोग किया जा सकता है। ये सारे सब ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, चाहे हेपरिन हो, चाहे एंजाइना ट्रीटमेंट हो, चाहे 2 पैरा हो, वेसोप्रेसिन करके वो आपकी आर्टरी को कॉन्ट्रिक्ट करेगा। जब आर्टरियां सिकुड़ेगी तो ब्लड का प्रेशर तो बढ़ेगा। एंजियोटेंसिन नंबर 2 वो भी क्या करेगा, आर्टरियों को कॉन्ट्रिक्ट करके ब्लड की सप्लाई को बढ़ाएगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं हमारे पास में जो ब्लड की सप्लाई को बढ़ाते हैं। यदि ऐसी महिलाएं जिनको मेंसेस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है और वो फ्रोजन शोल्डर की पेशेंट है और हमारे पास में ऐसी स्टेज पे है जहां उसकी रीमॉडलिंग होना है, वहां पे हमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए जो है हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आ गया। हर पेशेंट के लिए अलग अलग उसकी कंडीशन के हिसाब से। यदि कोई पेशेंट हमारे पास एंजाइना का आया, मतलब हार्ट की डिजीज का आया, तो हम वहां पर ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए 210/6 ट्रीटमेंट का, मतलब ये अपना एंजाइना ट्रीटमेंट का उपयोग करेंगे, एरिथ्रो ट्रीटमेंट का उपयोग करेंगे। यदि मसल्स टाइट है और वहां पे हमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो हमारे पास में पी हेपरिन ट्रीटमेंट है और साथ साथ में हमारे पास में जो है 210/6 ट्रीटमेंट है। यदि पी हेपरिन ट्रीटमेंट के पहले 11 मेडुला और जोड़ दिया जाए, जैसे हम पी हेपरिन के पहले थाइमस जोड़ देते हैं तो टी हेपरिन हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जैसे पेट की बीमारी हो जाती है तो हमें एक हेपरिन दे देते हैं, उसमें 10 मेडुला जोड़ देते हैं। यदि शोल्डर का पेशेंट आता है, वहां हमें ब्लड की सप्लाई बढ़ाना है तो हम वहां 11 मेडुला जोड़ के वहां ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। आया समझ में? अब आपको लग रहा है बड़ा आसान होगा यार, क्योंकि वो सारी चीजें जो आप पहले पढ़े हो ना, वो की वही सारी चीजें हैं। चाहे बीमारियां बदल जाए, हमारा बीमारियों को देखने का नजरिया वही है। कि हमारे पास हार्ट का पेशेंट आया है तो हम सबसे पहले वहां ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एंजाइना भी ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, उसको हार्ट की दवाई चल रही है या फिर उसको स्टंट डला हुआ है या उसके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या उसकी उम्र 45 साल से ऊपर है, तो वहां एंजाइना बहुत अच्छा काम करेगा। एक बार बता दे, अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया। अच्छा, ये तीनों स्टेज गुजरती है तो क्या परिणाम आते हैं? धीरे धीरे शोल्डर वापस से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने लगता है, वापस से पुरानी स्थिति में लौटने लगता है। ये इसकी स्टेजेस हुई। अब लेकिन हम कुछ स्पेशल चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि दीप्ति जी ने थोड़ा सा प्रकाश डाला। किस चीज के बारे में प्रकाश डाला? उन्होंने प्रकाश डाला कि साहब जो है डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको फ्रोजन शोल्डर ज्यादा होता है। हम हमारे क्लिनिकल लाइफ में भी देखते हैं कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हम उसको थोड़ा डीप में जाके समझेंगे, थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे कि आखिरकार ये जो डायबिटीज वाले पेशेंट है इनको नॉर्मल पेशेंट की अपेक्षा ज्यादा किस कारण से ज्यादा जो है फ्रोजन शोल्डर होता है। तो हम इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इसमें मेन जो कारण है ना उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकेशन। अभी तक हमारे पास में डायबिटीज वाले फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट आ रहे थे, लेकिन काफी न्यूरोथेरेपिस्ट ये जानते नहीं थे कि डायबिटीज किस तरीके से प्रभाव डालती है जिसके कारण से फ्रोजन शोल्डर होता है। अब आपके पास में कोई डायबिटीज वाला पेशेंट आता है और उसको जो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, जिसको फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस जो होता है उसको किस कारण से, मतलब क्या बॉडी में उसके प्रोसेस होती है जिसके कारण से जो है उसको फ्रोजन शोल्डर, मतलब ये जो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मेन होता है ग्लाइकेशन। इस पूरी प्रोसेस को जो कहा जाता है वो ग्लाइकेशन वाली प्रोसेस कहा जाता है। देखो क्या होता है, जब एक डायबिटीज का पेशेंट होता है तो ग्लूकोज, मतलब इंसुलिन की कमी के कारण से उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बड़ी होती है नॉर्मल पेशेंट की अपेक्षा। जो एक डायबिटीज का पेशेंट है उसको इंसुलिन कम बन रहा है, तो उसके कारण से क्या होता है, उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा समय तक बढ़ी रहती है, लंबे समय तक। जब ये ग्लूकोज की मात्रा
लंबे समय तक शरीर के अंदर बनी रहती है, तो ये ग्लूकोज विदाउट एंजाइम की मदद, एक्चुअली में जो ग्लूकोज होता है ना, उसको जो किसी के साथ प्रोसेस करना होती है ना, तो उसको एक एंजाइम की जरूरत होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है ना, तो बिना किसी एंजाइम की मदद के, मतलब वहां और किसी की मदद नहीं चाहिए उसको, ग्लूकोज को किसी और से संपर्क करने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बहुत लंबे समय तक रहता है, तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सेल्फ ही, वो क्या करता है, वो सेल्फ ही जो है कुछ प्रोटीन से जुड़ने लगता है। वो शोल्डर में नहीं, वो हमारे शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है उन प्रोटीन सेल से जुड़ने लगता है। और जो हमारा शोल्डर होता है ना, और जो लिगामेंट होते हैं, जो शोल्डर का जॉइंट कैप्सूल होता है, ये एक स्पेशल प्रकार के कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। इसके जो सेल्स होते हैं ना, एक स्पेशल प्रकार के कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। तो जब शक्कर की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ी, तो वो धीरे 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 आके यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती है। कहां पर, शरीर के ज्वाइंट कैप्सूल और लिगामेंट में जमा होने लग जाती है। आया इतना समझ में? अब ये जमा होने लग जाती है ना, तो इससे एक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में AGES कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AGES, AGES कहा जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, वापस से समझते हैं। सबसे पहले इंसुलिन की कमी हुई, ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ी। ये जो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ी थी, ये एक स्पेशल जो हमारे ज्वाइंट कैप्सूल के अंदर जो प्रोटीन होता है, जिससे वो बना होता है, उसमें जाके जुड़ने लगता है। और जो जुड़ने लगता है ना, तो एक हानिकारक कंपाउंड बनाता है, जिसको AGES कहते हैं। अब ये AGES क्या करता है? ये AGES जो है, वो हमारे जो हमारे ज्वाइंट कैप्सूल जो होते हैं, जिसमें कोलेजन फाइबर से बना रहता है ना, ये बहुत छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है। और ये धागे जो होते हैं ना, बहुत लचीले होते हैं। मतलब ज्वाइंट कैप्सूल जो बना ना, ये धागों से मिलकर बना है। प्रोटीन जो है, इसके छोटे छोटे धागे होते हैं। आपने कभी जैसे कि साइटिक नर्व के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो वो मसल्स के अंदर से जब निकला हुआ बताया होगा, तो उसमें छोटे छोटे धागे दिखाई देते हैं। तो ये छोटे छोटे धागों से मिलके बना होता है। ये बड़े लचीले होते हैं। लेकिन ये जो AGES होता है ना, इसको चिपचिपा बना देता है, इसको हार्ड कर देता है और क्रॉस लिंकिंग कर देता है। मतलब आपस में एक दूसरे के अंदर गुत्थी मुत्थी कर देता है, तो उसका लचीलापन खत्म हो जाता है। जब लचीलापन खत्म हो जाता है, तो ये हार्ड हो जाता है। और इसकी इलास्टिसिटी जो होती है, मतलब जो ज्वाइंट कैप्सूल की इलास्टिसिटी होती है, ज्वाइंट कैप्सूल हमने पढ़ा एक तरह की थैली जो इसको बांध के रखती है। उसके आसपास के जो सेल्स क्या होने लग जाते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, वो मोटे होने लग जाते हैं और हार्ड होने लग जाते हैं। एक चीज समझ में ही आप, सबसे पहले क्या हुआ, इंसुलिन की कमी हुई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ के जो है हमारा ज्वाइंट कैप्सूल जो है और जो लिगामेंट है हमारे, उसमें जो स्पेशल कोलेजन फाइबर से मिलके बना है, वो बिना एंजाइम की मदद से उनसे जुड़ने लग गया। जब जुड़ने लग गया, तो AGES करके कंपाउंड बना। वो जो कंपाउंड बना, उसने क्या करा, जो अंदर जो उसके धागों से मिलके बना रहता है, वो ज्वाइंट कैप्सूल, उनको चिपचिपा बना दिया, हार्ड बना दिया, और आपस में एक दूसरे को से उलझा दिया, जिसको क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। एक ऐसी गुच्छी जो सुलझ ना पाए। जब वो क्रॉस लिंकिंग हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, तो हमारा शोल्डर फ्रोजन हो जाता है। तो हमारे पास में जब डायबिटीज का पेशेंट आता है और हम समझते हैं कि यार ज्यादा शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण से ऐसे हुआ, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ में हम उसको इंसुलिन फार्मूला जरूर देंगे और मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरी स्थिति में क्या होता है, ये भी डायबिटीज वाले पेशेंट में होता है। एक तो
अपन ने पढ़ा ग्लाइकेशन, ये पूरी प्रोसेस पढ़ी जिसको ग्लाइकेशन कहते हैं, जिसमें AGEs बना। उसने जो टिश्यूज, फाइबर टिश्यूज होते हैं हमारे ज्वाइंट कैप्सूल के अंदर, उसको क्रॉस लिंक कर लिया, चिपचिपा बना दिया, हार्ड बना दिया, सूजन पैदा कर दी, दर्द पैदा कर दिया। इसके अलावा क्या होता है, जब डायबिटीज बड़ी होती है ना, तो उसके कारण से क्या होता है, जो AGS निकलता है वो हमारे इम्यून सेल्स को जो है लगातार सिग्नल भेजता है, ट्रिगर करता है। वो लगातार जब हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है ना, तो हल्की सी सूजन जो है वो यहां पर बनी रहती है शोल्डर के अंदर। क्या हुआ यहाँ पे, जो AGS हमारा बढ़ा उसने हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करा, और इम्यून सिस्टम में जो है ट्रिगर हुआ तो यहाँ पर जो है क्रोनिक इंटरनल इन्फ्लामेशन बना रहा। यहाँ पर हमारी थाइमस ग्लैंड हाइपर हो गई। यहाँ पर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो है फ्रोजन शोल्डर के ज्यादा वाले पेशेंट को मेडिकल साइंस में थाइमस ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड खिलाए जाते हैं, इसके स्वेलिंग को कम करने के लिए। हमारे पास में भी ये 30 मेडुला 6 ADR। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को लेकिन हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, यहाँ पर डायबिटीज वाले पेशेंट को हम बहुत सारी ट्रीटमेंट देने से बचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 ADR का ट्रीटमेंट का यूज करते हैं कि थाइमस ग्लैंड थोड़ा सा कम हो, कार्टिसोल हार्मोन्स बने, और ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ये भी किसके कारण से हुआ, AGEs के कारण से हुआ। AGEs क्यों बढ़ा, क्योंकि उसका बनने का कारण क्या हुआ, क्योंकि प्रोटीन और ग्लूकोज ने आपस में रिएक्शन कर लिया, जिसके कारण AGEs बना। और उस AGEs के कारण से जो है, एक तो ये सख्त हो गया, कड़क हो गया, इसकी इलास्टिसिटी कम हो गई, और उसी ने जो क्या करा, हमारे थाइमस ग्लैंड को ट्रिगर करा और यहाँ पे इन्फ्लामेशन पैदा करवा दिया। आया इतना समझ में? अच्छा, एक और चीज होती है जो डायबिटीज में होती है, एक और चीज होती है जो डायबिटीज में होती है। क्या होता है, जब डायबिटीज बहुत लंबे समय तक बनी रहती है ना, तो हमारे शरीर में जो बारीक बारीक आर्टरियां होती है, वेसल्स जो होती हैं, उनको डैमेज करने लग जाता है, जिसको माइक्रोवस्कुलर डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोवस्कुलर डिजीज बोलते हैं। जब ये डायबिटीज हमारी छोटी छोटी सूक्ष्म रक्त वाहिका जो होती है, जो वेसल्स होती है, जब उनको नुकसान पहुंचाती है, तो उनका ही काम था कि हमारे कंधे के पास में ब्लड की सप्लाई को बढ़ाए, और उनका ही काम था वहां ऑक्सीजन तक पहुंचाए, और उनका ही काम था वहां न्यूट्रिशन तक पहुंचाए। लेकिन जब ये छोटी छोटी हमारी जो माइक्रोवस्कुलर है वो डैमेज हो गई है, तो यहाँ पर्याप्त मात्रा से ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, ना पर्याप्त मात्रा से न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा। तो क्या होता है, जिससे कैप्सूल जो है वो सूखने लगता है, वो ड्राई होने लगता है, और खुद को ठीक करने की प्रोसेस डायबिटीज वाले पेशेंट को कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो हमें यहाँ ब्लड की सप्लाई तो बढ़ाना है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमारे पेशेंट को माइक्रोवस्कुलर डिजीज तो नहीं हो गई। जो माइक्रोवस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट आएंगे ना, उनमें एक चीज आप कॉमन देखेंगे, उनको जरा सी भी चोट लगेगी ना, या अचानक से ऑटोमेटिक आर्टरिया फट जाएगी और नीला नीला भाग जो है स्किन के ऊपर दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो वेसल्स जो डैमेज हुई है उनको रिपेयर करना पड़ेगा। वहां ब्लड की सप्लाई, हम कितनी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वहां ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज के कारण से माइक्रोवस्कुलर डिजीज हो गई है। इसको रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर करने के लिए हम इंजुरी ट्रीटमेंट देंगे, और इंजुरी ट्रीटमेंट के साथ में OLUDF फार्मूला देंगे। क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो इंजुरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है कि इसको हिल करे, और हिल करने के लिए थोड़े न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, जो हम OLUDF से पूरा करते हैं, या वेटरन्यूगोल से पूरा करते हैं, या लार्ज फोलिक ब्लैक से पूरा करते हैं, या 125DC से पूरा करते हैं, या मल्टीविटामिन से पूरा करते हैं। ये न्यूट्रिशंस बनाते हैं। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को हमें कभी कभी, जब हमारे ट्रीटमेंट काम नहीं करते हैं, जब हम ब्लड की सप्लाई तो बढ़ाएं लेकिन काम नहीं कर रहा है, मतलब आप समझ जाना कि वहां पर माइक्रोवस्कुलर डिजीज भी हो गई है। मतलब जो छोटे छोटे
वेजल्स जो होते हैं वो भी डैमेज हो गए हैं, उनको क्षति हो गई है, जिसके कारण से हम दे तो रहे ऑक्सीजन, हम इसको फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए बीच बीच में ऑक्सीजन फार्मूला भी चला रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, वो ऑक्सीजन भी होता है, हम वो भी दे रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन तो भी ये रिपेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो सप्लाई करने वाली वेजल्स थी वही डैमेज पड़ी है। तो वहां पर हमें इंजुरी फार्मूला देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में जो है यूडीएफ फार्मूला देना पड़ेगा, जिससे वो ठीक हो जाएगा। आया इतना समझ में आपको? एक बार वापस से रिवीजन करेंगे, मत चिंता करिए, नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, वापस से हम रिवीजन करेंगे, एक बार वापस से समझेंगे। देखो समझना जरूरी है, क्यों समझना जरूरी है? एक डायबिटीज वाला पेशेंट आया, जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है आपके पास में, आप उसको अलग अलग स्टेज समझाओगे ना कि हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे कल राकेश जी ने कहा कि कुछ पेशेंट तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ पेशेंट को बहुत लंबा समय लगता है। तो कौन पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं? जो थर्ड स्टेज में आगे पहुंच गए, जिनके शरीर ने इन्फ्लामेशन वाली स्टेज पूरी कर ली, स्कार टिश्यूज वाली स्टेज पूरी कर ली। वो स्कार टिश्यूज में उसमें लचीलापन आने वाला है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। जब हम उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो पेशेंट हमारा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वो इस स्टेज से ठीक होकर आया है। कई लोग है ना, वो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, हमने एक ही ट्रीटमेंट में लोगों को ठीक कर दिया, डालते ना कि हमने वो वही बिठा के डालते हैं, वही थेरेपी देते हैं और वही ठीक कर देते हैं, हैंड टू हैंड ठीक कर देते हैं। उनसे सारे पेशेंट ठीक नहीं होते। जैसे कल राकेश जी ने बताया, कुछ पेशेंट तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ पेशेंट जो है समय लगता है उनको ठीक होने में। तो इनकी स्टेज अलग अलग है। कोई पेशेंट आपके पास लास्ट स्टेज वाला भी आएगा तो उसका भी हाथ नहीं उठेगा, लेकिन फिर आपने थोड़ा सपोर्ट कर दिया उसको, थोड़ा कुछ पॉइंट दे दिए, कुछ घिसाई विसाई कर दी, तो वो जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक मैं छोटा सा आपको फार्मूला और बता दूं, यदि वो कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है, देखिए उसमें क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो गई, एक तो इन्फ्लामेशन हुआ, दूसरा ब्लड की सप्लाई कम हो गई, जिससे ही हील होना था। हमें कुल मिला के तो यहाँ ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना होता है। एक बहुत अच्छा मैं आपको ट्रीटमेंट बताता, यदि ब्लड को गर्म करने के बाद में, यदि ब्लड को थोड़ा गर्म कर लिया जाए और गरम गरम ब्लड को यहाँ भेज दिया जाए, तो फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को बहुत जल्दी लाभ मिलता है। क्योंकि हमें यहाँ तो ब्लड की सप्लाई बढ़ाना है, ये सारा जाम पड़ा हुआ, स्कार टिश्यूज हो गए, यहाँ पे हमारे शरीर के माइक्रोफेजेस आएंगे ब्लड के द्वारा, और इसके जो स्कार टिश्यूज है उनको जो कड़कपन आ गया है उनको वापस से लचीला बनाएंगे, तो फ्रोजन को पूरी तरीके से ठीक करके हाथ को ऊपर ले जाएंगे। यदि हम ब्लड को गर्म करके यहाँ भेज पाए तो फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। बहुत सारे लोग यहीं पे ट्रीटमेंट देते हैं, उसका लाभ इतना नहीं मिलेगा यदि आपने उसकी जगह यहां पे ट्रीटमेंट दिया। 68 बार, 68 बार, कितनी बार? 68 बार। इसको 1 काउंट करना, ये 1, ये 2। यहां जब आपने तो लगातार उसकी मालिश करी, उसको सिखा दो घर पे आप, जब लगातार यहाँ की मालिश करी ना, तो थोड़ी देर बाद जब मालिश करोगे ना 12-13 बार, तो ब्लड का अंदर का ब्लड गर्म होने लग जाएगा, और जब अंदर का ब्लड गर्म होने लग जाएगा ना और वो यहाँ पर जाएगा ना, तो पेशेंट को फर्स्ट डे ही आराम लगना शुरू हो जाएगा। ये फिजिकल फार्मूला है। आप किसी भी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाओ, एक यहाँ आप ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा लो, लेकिन अब यहाँ बढ़ाओ आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 68 बार। आप देखेंगे आपका हाथ गर्म हो जाएगा। जब आपका हाथ गर्म होगा ना, तो इसके अंदर का भी ब्लड गर्म होगा, और जो गर्म वाला ब्लड यहाँ पहुंचेगा, तो वो स्कार टिश्यूज जो है ना, वो आपके वो जल्दी से घुल जाएंगे, उसमें लचीलापन जल्दी आ जाएगा। इतना समझ में आया? क्या होता है एक्चुअली में, डायबिटीज वाले लोगों को 2 प्रोसेस होती है। एक तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज के कारण से जो है माइक्रोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, जिससे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और फ्रोजन शोल्डर होने का चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, और वो ठीक भी धीरे धीरे होता है। दूसरा क्या हो जाता है, ग्लाइकेशन होता है। ग्लाइकेशन में हमने पढ़ा, सबसे पहले इंसुलिन घटा तो शुगर की मात्रा बढ़ी, तो उसने क्या करा, बिना एंजाइम्स की मदद से प्रोटीन के साथ वो जुड़ गया, और हमारा जो ये ज्वाइंट कैप्सूल है
वो स्पेशल प्रकार के कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। जब इससे जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, इस जगह को सूजन पैदा कर देता है और कठोर कर देता है। और वो जो एजीएस बनता है, ये दोनों जब केमिकल आपस में रिएक्ट होते हैं, ये प्रोटीन और ये जो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है, जो अतिरिक्त ब्लड ग्लूकोज है, जब वो बढ़ता है ये, तो वो क्या करता है, हमारा जो शोल्डर होता है, अच्छा ये ग्लूकोज क्या होता है, ये जो स्पेशल ग्लूकोज होता है ना, ये जो होता है उसको भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन वो क्या होता है, हमारे प्रोटीन से जुड़ने लगता है, और प्रोटीन से जुड़ने लगता है तो वहाँ एजीएस बनता है, और वो जो एजीएस होता है वो क्रॉस लिंकिंग पैदा कर देता है, उसको चिपचिपा बना देता है, हार्ड कर देता है, जिससे वहां पर स्कार टिश्यूज बढ़ने लग जाते हैं और शरीर ऊपर नहीं जा पाता है। मतलब ये जो हमारा शोल्डर है ये ऊपर नहीं जा पाता है, और माइक्रोवास्कुलर डिजीज के कारण से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इतना समझ में आया है ना, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये डायबिटीज के कारण से जो फ्रोजन शोल्डर है, हमने बीच बीच में चर्चा भी करी कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करेंगे, अलग अलग स्टेज में हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट देंगे। और डायबिटीज वाला पेशेंट आया है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी ग्लूकोज की मात्रा को कम करना होगा, वहां ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना होगा, साथ साथ में जो है एजीएस के प्रभाव को कम करना पड़ेगा, है ना। और कभी कभी क्या, जब हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें जो माइक्रोवास्कुलर डिजीज हुई है, हमारे जो सूक्ष्म वाहिका होती है, रक्त वाहिका होती है, जो सूक्ष्म छोटी वाली लघु वाहिका होती है, उनको रिपेयर करना होता है फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए। कुछ पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट बाद में ठीक होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास अलग अलग स्टेज में आते हैं। तो इसीलिए हम पूछते हैं पेशेंट से, आपको कितना समय हुआ फ्रोजन शोल्डर होते हुए, आपको जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस हुआ उसको कितना टाइम हुआ, जिससे हम आइडिया लगा पाए कि हमारा जो पेशेंट है वो कौन से पार्ट में है। अच्छा, हमने कल मंगलवार के जो दिन सेशन किया था उसमें हमने देखा था कि एक तो फ्रोजन शोल्डर हुआ जिसके कारण मतलब एडेसिव कैप्सुलाइटिस हुई, एक इसमें देखा था कि 160 डिग्री तक तो ये मूवमेंट हो जाता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे शोल्डर वाले जो आपको बोलेंगे सर मेरा यहाँ तक तो हाथ उठ जाता है, इसके ऊपर ऊपर नहीं उठता है, तो उनको फ्रोजन शोल्डर हुआ क्या? उनको फ्रोजन शोल्डर होता तो है, लेकिन वो डायबिटीज के कारण से नहीं होता है, वो हाइपोथायराइडिज्म के कारण से नहीं होता है। वो एक जैसा हाथ रखा, चोट लग गई, पेशेंट एडमिट है, लकवा मार गया उसको, उसके कारण अपना हाथ नहीं हिला पा रहा है, उसके कारण से फ्रोजन शोल्डर नहीं हुआ। उसको काइपोसिस के कारण से, मतलब उसकी जो ये वाली जो स्कैपुला है ये आगे की साइड झुक गए, जिससे कारण इसका हाथ का मूवमेंट ही कम हो गया, उसके कारण से फ्रोजन शोल्डर हुआ। तो वहां पर उनके पोस्चर के लिए काम करना होगा, इसके लिए काम करना होगा, वहां के उसके लिए पोस्चर के लिए काम करना होगा। तो पोस्चर के लिए क्या करेंगे, उनको सिंपल सी एक्सरसाइज बताएंगे। सबसे पहले कहेंगे कि उनके शोल्डर ऊपर करें, फिर उनकी गर्दन को पीछे ले जाएं और इसको होल्ड करें और फिर नीचे ले आए। सबसे पहले शोल्डर को ऊपर करें, गर्दन पीछे ले जाएं और वो ले आए। ये धीरे 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 जो है काइपोसिस जो है उनका, जो इस तरीके से सी कर्व के हो गए, जो सी कर्व आ गया है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए। साथ साथ में पोस्चर बेल्ट आता है, साथ साथ में पोस्चर बेल्ट आता है, वो भी उनको लगाने के लिए दिया जा सकता है। इतना आया समझ में? तो अब हम, हमारे पास में कोई डायबिटीज वाला पेशेंट आता है तो हम उनको बता सकते हैं कि आपके शरीर में फ्रोजन शोल्डर हुआ क्यों। एक एजीएस का नाम याद रखा हमने, एक ग्लाइकेशन का नाम याद रखा हमने, और कुछ स्टेप याद कर ली कि भैया इंसुलिन कम हुआ, शुगर की मात्रा बढ़ी, उसने बिना एंजाइम की मदद से जो है प्रोटीन के साथ में जो है वो जुड़ गया, और जुड़ने के कारण से एजीएस बना, और एजीएस ने चिपचिपा और क्रॉस लिंकिंग पैदा कर दी वो हानिकारक कंपाउंड ने, जिसके कारण शोल्डर जो है हमारा जाम हो गया, वहां ब्लड की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि वहां पर माइक्रोवास्कुलर डिजीज हो गई डायबिटीज के कारण से। इसलिए इसको आपकी हीलिंग में समय लगेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, एक पेशेंट हमारा 3 हफ्ते में ठीक हो गया, 8-10 थेरेपी ली, एक पेशेंट को 3 हफ्ते में रिजल्ट ही नहीं आते तो हम घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, वो अलग अलग स्टेज होती है और इस स्टेज के हिसाब से हमें अलग अलग थेरेपी देना पड़ता है और उसके लिए अलग अलग समय होता है।
कि किस स्टेज से हम उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि हमारा जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट है वो अलग स्टेज का है, उसके लिए उसको अलग समय लगेगा ठीक होने के लिए। तो अब हमें घबराना नहीं है। आया इतना समझ में? आया इतना समझ में? बता दीजिए एक बार। इसके साथ में ट्रीटमेंट भी समझ में आए कि किस तरीके हम एसिड ट्रीटमेंट का उपयोग करेंगे, किस तरीके से हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट का उपयोग करेंगे। अब हमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम ट्रीटमेंट जो है उसको डायग्नोसिस करेंगे और उसको थेरेपी देंगे। एक जैसा प्रोटोकॉल नहीं चलाएंगे, अलग अलग स्टेज पे। कभी वो शुरुआत स्टेज पे है तो हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, एसिड ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, बहुत ज्यादा दर्द है। उस दर्द को मैनेज कम करने के लिए हम 2 पेन इंटू 20 12 फिंगर गार्ली और स्पिन म्यूकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 11 मेडुला का यूज कर सकते हैं, हम पी एप्रिन का यूज कर सकते हैं, हम एंजाइना ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, हम मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं, हम इंसुलिन ट्रीटमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए ना, डायबिटीज के कितने सारे औजार हैं, मतलब सॉरी एडेसिव कैप्सुलाइटिस के कितने सारे औजार हैं। एक फिजिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको नया बता दिया, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाओ, गरम गरम यहाँ ब्लड को भेज दो, पेशेंट को जल्दी आराम हो जाएगा। क्योंकि जब वो स्कार टिश्यूज को गरम ब्लड मिलता है ना तो अपने आप को जल्दी हीलिंग करता है, जल्दी हीलिंग करता है। जब बहुत लंबे समय तक फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं होता है ना तो डॉक्टर ब्लड थिनर ही खिलाते हैं, इकोस्प्रिन खिलाते हैं कि इकोस्प्रिन खाओ, धीरे 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 आराम हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर लिखते हैं, हम भी दे सकते हैं ब्लड थिनर। लेकिन हमारे पास में न्यूट्रिशंस भी है, हम ओल्ड यूडीएफ या वेटरन्यूगाल देके न्यूट्रिशंस के लेवल को बढ़ा लेंगे और इस फ्रोजन शोल्डर को, एडेसिव कैप्सुलाइटिस को जल्दी ठीक कर लेंगे। अब कौन कौन बोर हो रहा है फटाफट बता दो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार थायराइड वाले पेशेंट को ऐसा क्यों होता है। जो हाइपोथायरिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनको भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं। राजेश जी गुप्ता ने बताया कि वो बोर हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप, क्योंकि राजेश जी जानते हैं कि बोरियत के बाद तो परफेक्शन आता है। तो बोर होना तो बहुत अच्छा है हमारे इसमें, बहुत बढ़िया। तो एक बार सब हैंड राइज करके या थंब करके बता दे कौन कौन बोर हो रहा है। बोर हो रहा है मतलब परफेक्शन की तरफ जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सुनील जी ने भी बोला, सौरभ जी ने भी बोला, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है डर ही नहीं लगेगा फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने में, समय लगेगा, डर नहीं लगेगा कि हमारा पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा। और हमारा पेशेंट कुछ कन्विंस होगा हमसे, क्योंकि हम उसको बताएंगे कि वो किस स्टेज में है। अब हमारे लिए एक एडेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट सामान्य पेशेंट नहीं रहा, वो उसको हम स्टेज वाइज देखने लग जाते हैं कि वो कौन सी स्टेज में है और हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की ये सारी स्टेज जो है वो 6 महीने में पूरी हो जाती है। वो आपके पास 6ठे महीने में आ गए, आपने एक थेरेपी दी, 2-4-5 दिन की थेरेपी दी, वो ठीक हो जाएगा। तो वो इन स्टेजों से निकला होना चाहिए, एक इन्फ्लामेशन वाली स्टेज, एक स्केट टिश्यूज बनने वाली स्टेज, और साथ में फिर उनको खत्म करने वाली स्टेज जो माइक्रोफेजेस वाली स्टेज होती है। अब हम समझेंगे कि शरीर में थायराइड के कारण जो हाइपोथायरिज्म होता है उसके कारण भी उन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि डायबिटीज वाले पेशेंट को बहुत हायर लेवल पे होते हैं, मतलब ये 80% चांसेस है, तो हाइपोथायरिज्म वाले पेशेंट को केवल 20% चांसेस है कि उनको जो है फ्रोजन शोल्डर ज्यादा होगा। एक बार थोड़ा सा बता दे, मेरी तरफ से नेटवर्क की परेशानी आ रही, किसी ने बताया सब लोगों को आ रही कि एक ही व्यक्ति को आ रही है, बाकी लोगों को नहीं आ रही ना? ठीक है, चलिए हो सकता है थोड़ा नेटवर्क की परेशानी तो है, अगले मंगलवार से नेटवर्क की परेशानी नहीं होगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेरा जो एक वो एरिया होता है जहां मैं अपने आप को बहुत सेफ नेटवर्क फुल वाला मानता हूँ, वहां से थोड़ा हटके हूँ, तो उसके कारण से थोड़ी ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं इसको। और पिछली बार वाली क्लासेस में आपने व्हाट्सएप में जो कमेंट्स करे वास्तव में तारीफ काबिल कमेंट्स थे। पूरा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वो सारा का सारा आपने व्हाट्सएप कमेंट्स किसी ने पढ़ भी लिए होंगे ना, तो उनका रिवीजन वही हो गया होगा। तो आजकल आप लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो बाद में आप एक संदेश भेजते हैं मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए, उसमें रिवीजन भी करवा देते हैं, सबसे अच्छी बात है। कल ये मैंने जान के देखा तो बड़ा आनंद आया। चलिए फिर हम आ जाते हैं
कि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को भी जो है ये फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा क्यों होते हैं। देखिए हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है ना वो डाउन हो जाता है। हमने पढ़ी थी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है, हमारी पल्स रेट थोड़ी सी धीमी हो जाती है, हमारे शरीर में खाना चाय पचाई की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, हमारे शरीर में थोड़े टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं, थोड़ा सा एडिमा होने लग जाता है, मतलब फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, टॉक्सिन इकट्ठा होने लग जाते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में सारा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में जो फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट होते हैं वहां क्या होता है, जो हमारे ये जो पेशेंट होते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं कैप्सुलाइटिस के और जो आसपास के मसल्स के टिश्यूज होते हैं उसमें वेस्टेज प्रोडक्ट जमा होने लग जाते हैं। ज्वाइंट कैप्सूल के आसपास और मास्क टिश्यू के आसपास जो है बेकार के प्रोडक्ट जमा होने लग जाते हैं। इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इसमें एक स्पेशल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो ठीक से हाइपोथायराइडिज्म के कारण से ठीक से टूट नहीं पाता है और वो जाके शोल्डर में यहाँ पे जमा होने लग जाता है और साथ की आसपास की मांसपेशियों में भी जमा होने लग जाता है। आपके पास कोई पेशेंट आता है शोल्डर का जो यही दिक्कत बताता है और जो व्यक्ति ये बताता है कि साहब मुझे यहाँ आसपास की मांसपेशियों में भी कड़ापन है, मतलब यहाँ की वर्किंग भी बिगड़ी है, मेरा दर्द यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ का दर्द भी आया है, वो भले से डायबिटीज का पेशेंट हो, वो भले से थायराइड का पेशेंट हो या नहीं हो, लेकिन इससे हमें समझ में आ जाता है कि उसका मेटाबॉलिक रेट भी डाउन है, उसका खाने का चयापचय डाउन है, उसके शरीर में वेस्टेज जो है एक्स्ट्रा पदार्थ जमा हो रहे हैं। और ये जो वेस्टेज पदार्थ जमा होते हैं ना ये स्पंज की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं आसपास के टिश्यूज में जो वाटर होता है उसको सोख लेते हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर वेस्टेज पदार्थ जमा होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं आसपास से पानी खींचते हैं तो फ्रोजन को और जो अपना शोल्डर है उसके सेल्स को और भी सुखा देते हैं, जिससे ये आसपास की जो कैप्सुलाइटिस है हमारी इसमें सूजन आ जाती है और साथ साथ में दर्द होने लग जाता है और वो सूखने के कारण से वो सूजन आने के कारण से और भी मोटा हो जाता है। एक चीज तो ये हुई जो हाइपोथायराइडिज्म के कारण से। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो ये है ना बड़ा लचीलापन होता है इसके अंदर। ये जो काय के कारण लचीलापन होता है, ये जो कैप्सुलाइटिस है ज्वाइंट कैप्सूल जो है हमारा उसकी जो थैली है वो जो एक प्रकार के स्पेशल कोलेजन से मिलकर बनी रहती है, मैंने आपको बताया जैसे कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। तो ये लचीली बनी रहे उसके लिए हमारा शरीर क्या करता है इसके जो सेल्स पुराने सेल्स होते जाते हैं ना उसको हटाते जाता है और ये नए सेल्स को बना लेता है। ये प्रोसेस एक इंसान के शरीर में लगातार चलती रहती है कि पुराने सेल्स हटते जाते हैं और नए सेल्स वहां पे डेवलप्ड होते जाते हैं। लेकिन जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है ना उसमें क्या होता है कि नए सेल्स उतनी जल्दी बन नहीं पाते हैं और पुराने सेल्स जल्दी डैमेज होते हैं, तो उसके कारण से वहां माइक्रो इंजुरी होने लगती है। क्या होने लगती है माइक्रो इंजुरी होने लगती है। तो वो ठीक होने की बजाय और ज्यादा स्कार टिश्यूज बढ़ जाते हैं और हमारा पेशेंट बीमार होने लग जाता है। आया आपको हाइपोथायराइडिज्म का समझ में? क्या हुआ सबसे पहले मेटाबॉलिक रेट डाउन हुआ, मेटाबॉलिक रेट डाउन हुआ तो वहां एक्स्ट्रा पदार्थ जमा हुए, एक्स्ट्रा पदार्थ जमा हुआ तो उसने वाटर लेवल को सोख लिया तो वहां के मसल्स जो है टाइट हो गए, आसपास के वहां के टिश्यूज जो है टाइट हो गए और टाइट होने से क्या हुआ वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से हो नहीं पाई और हो नहीं पाई तो वो जाम हो गया। एक चीज तो ये हुई। दूसरा क्या हुआ ये हमेशा लचीलापन बना रहे इसके लिए हमारा शरीर क्या करता है जो कोलेजन वाले प्रोटीन से जो सेल्स होते हैं उनको बार बार बदलता रहता है। नए पुराना हो जाता है उसको निकाल देता है, नया ले आता है, पुराना हो जाता है उसको निकाल देता है, नया ले आता है। लेकिन यहाँ क्या होता है यहाँ पर जो है वो मेटाबॉलिक रेट डाउन होने के कारण से वापस से रीजनरेशन की प्रोसेस थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इसके कारण सेल्स नए बन नहीं पाते हैं और ये टूट फूट होना माइक्रो इंजुरी होना उसमें शुरू हो जाती है। तो यदि हमारे पास कोई हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट आता है उसका मेटाबॉलिक रेट डाउन है तो उसको हमें क्या ट्रीटमेंट देना है हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना है। हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के कौन कौन से अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है OLUDF।
थायराइड फार्मूला 125 DCC, मल्टीविटामिन 2 ADR वाला, ये सब थायराइड को ठीक करने के लिए मदद करते हैं। तो सारे थायराइड वाले पेशेंट को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है, थायराइड के कारण मैंने भी आपको बताया था कि हार्ट की गति भी कम हो जाती है। जब हार्ट की गति कम हो जाती है ना, तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ के ब्लड की सप्लाई को नहीं पहुंचा पाती है। अब देखो हमारे गुरुजी ने क्या बढ़िया ट्रीटमेंट बनाया, हार्ट जो इंसुलिन वाला ट्रीटमेंट बनाया उसमें थायराइड रख दिया, जो एंजाइना वाला ट्रीटमेंट बनाया उसमें पिएप्रिन रख दिया। तो जब ब्लड की सप्लाई थायराइड कम होने से जब हमारे हार्ट की गति कम हो जाएगी ना, तो यहाँ ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाएंगे, और जब पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा शोल्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को थायराइड को ठीक करने के साथ साथ उसके एंजाइना के ऊपर भी हमारा काम करना है कि उसकी थायराइड की व्यवस्था, थोड़े एंजाइना में भी इंप्रूवमेंट आए और यहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और पेशेंट ठीक हो। आपको समझ में आया? ये दो कारण हमने पढ़े कि आखिरकार डायबिटीज वाले पेशेंट को किस प्रकार से फ्रोजन एडेसिव कैप्सुलाइटिस होने की, फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं, इसमें किस प्रकार से एजीएस बढ़ता है और वो क्रॉस लिंकिंग कर देता है, हमारे जो फाइबर के सेल्स होते हैं, जो ज्वाइंट कैप्सूल के फाइबर के सेल्स होते हैं, उनको चिपचिपा बना देता है, उनका लचीलापन को खत्म कर देता है, और किस कारण से जो फ्रोजन के शोल्डर, हमने अलग अलग स्टेप को जाना, अलग अलग स्टेज को जाना कि किस कारण से किस किस स्टेज में हमारा शरीर उसको रिपेयर करता है, उसकी रिपेयरिंग वाली प्रोसेस क्या होती है। हमने देखा कि थायराइड के पेशेंट जो होते हैं उसमें मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है, ब्लड ये हार्ट की गति कम हो जाती है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन से ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, नया कोलेजन प्रोटीन नहीं बन पाता है, इसके कारण यहाँ माइक्रो इंजुरी होती है, डैमेज होती है, डिजेनरेशन आता है, जिसके कारण से जो है शोल्डर की परेशानी बढ़ जाती है। अब हम एक दिन और इसका फ्रोजन शोल्डर का रहेंगे, उसमें हम और बीमारियों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक हमारे पास में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आता है, या आर्थराइटिस का पेशेंट आता है, या गाउट का पेशेंट आता है और उसको फ्रोजन शोल्डर होता है, तो हम न्यूरोथेरेपी का अप्रोच किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारे पास में अधिकतर जो शोल्डर वाले पेशेंट होते हैं, वो अधिकतर शोल्डर वाले पेशेंट होने का दो ही कारण, या तो उनको एक्सीडेंट हो गया है जिसमें लंबे समय तक उनके हाथ को एक स्थिति में रहना पड़ा, उसके कारण से उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया, एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया। वहां पर यदि ऐसा कोई हमारे पास पेशेंट आता है जिसको लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, किसी के भी कारण से लंबे समय तक बेड रेस्ट करना पड़ा, उनका हाथ एक ही अवस्था में रहा, कोई पट्टी बंदी रही, ऐसे पेशेंट हमारे पास में आते हैं, तो उनका पहला ट्रीटमेंट निकल के आता है इंजुरी फार्मूला, दूसरा कोई ट्रीटमेंट निकल के आता है वो हेपरिन फार्मूला, तीसरा कोई ट्रीटमेंट निकल के आता है वो विटामिन B12 ट्रीटमेंट निकल के आता है, चौथा कोई ट्रीटमेंट निकल के आता है तो क्रेनियल नर्व का ट्रीटमेंट निकल के आता है, इसमें इंपोर्टेंट फार्मूला होता है, 11 मेडुला होता है, चौथा कोई ट्रीटमेंट निकल के आता है। तो वो सारे ट्रीटमेंट जो यहाँ ब्लड की सप्लाई को बढ़ाते हैं। अब ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमारे पास केवल हेपरिन फार्मूला नहीं है, मैंने जैसे पिछले कई क्लासेस में आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि ब्लड की सप्लाई को यदि ब्लॉकेज है, क्लॉट है, तो हेपरिन फार्मूला बहुत अच्छा काम करेगा, यदि हार्ट वीक है तो एंजाइना बहुत अच्छा काम करेगा, यदि थायराइड के फंक्शन कम है तो यूडीएफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करेगा, मेटाबॉलिक रेट डाउन है तो हम यूडीएफ ट्रीटमेंट देंगे। आपको लगता है यूडीएफ ट्रीटमेंट देने से ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होगा? होगा। आप कनेक्ट तो करिए, यूडीएफ देने से क्या होगा? यूडीएफ देने से थायराइड का बेसिक केमिकल बनेगा जिसको थायरोक्सिन अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। जब वो बेसिक केमिकल्स बनेगा तो टीएसएच हार्मोन बहुत प्रॉपर रूप से बनेगा। जब टीएसएच हार्मोन प्रॉपर रूप से बनेगा तो हमारा थायराइड हार्मोन T3 T4 बहुत अच्छे से बनाएगा। जब T3 T4 बनाएगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट होगी। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट होगी तो वो हमारे हार्ट के मसल्स भी प्रॉपर रूप से काम करेंगे। जब हार्ट के मसल्स प्रॉपर रूप से काम करेंगे तो ब्लड की सप्लाई तो तेज होगी ना। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप थेरेपी कोई सी भी दे दो, वो शरीर को ठीक करने के लिए लिंक तो होगी शरीर के अंदर। मैंने बताया आपको यूडीएफ भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। किस तरीके से बताया? प्रमाणिक है पूरा 100%। यदि आप यूडीएफ देते हो तो क्या थायरोक्सिन अमीनो एसिड नहीं बनेगा? थायरोक्सिन अमीनो एसिड बनेगा तो थायराइड के फंक्शन नहीं सुधरेंगे क्या? और थायराइड के फंक्शन सुधरेंगे तो क्या आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी क्या? और मसल्स हार्ट किससे मिलकर बना है? मसल से तो बना हुआ है। लीवर किससे बना है?
मसल्स तो बना हुआ है। इसीलिए कई सारे थेरेपिस्ट जो हैं अपने क्लिनिक में केवल ओल्ड यूडीएफ से भी सारी बीमारी ठीक कर लेते हैं। उनका फेवरेट ट्रीटमेंट होता है ओल्ड यूडीएफ, और वो लोगों को ओल्ड यूडीएफ देते हैं और पेशेंटों को ठीक कर लेते हैं। और हमारे पास में जो ये औजार है ना, जो हथियार हैं, हमें और ज्यादा हथियार की जरूरत नहीं। किसी भी कोई, आप ये समझिए, ये सब अंडे के अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट, माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी ना दिया। वही एंजाइना, वही ओल्ड यूडीएफ, वही 15 मेडुला, और उनसे भी रिजल्ट आए। क्यों आए? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था। मुझे कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस को मैं समझता था और मुझे मालूम था ये डिसऑर्डर जो है 2 लेवल पे है, एक साइकोलॉजिक लेवल पे है और एक मेटाबॉलिक लेवल पे है। जितनी भी डिजीज है ना, वो 2 लेवल पे होती है, या तो साइकोलॉजिकल लेवल पे हो या मेटाबॉलिक लेवल पे हो। कभी कभी कुछ फिजिकल कंडीशन बनती है, जैसे कि किसी को कोई इंजुरी हो गई हो, लेकिन शरीर के अंदर 2 लेवल पे डिजीज होती है। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, यूडीएफ के साथ में सेरोटोनिन फार्मूला चला दो, पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा। एक मेटाबॉलिक लेवल पे, और मेटाबॉलिक लेवल पे ठीक करने के लिए हमारे पास पेशेंट है। अब कोई आपके पास एक टिपिकल पेशेंट आता है जिसकी स्थिति बहुत खराब है, तो क्या आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? आप उसको ओल्ड यूडीएफ फार्मूला दे सकते हो, क्योंकि मेटाबॉलिक ठीक होगा ना, मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा, उसका पेट सही होगा, तो उसके सारे ऑर्गन के मसल्स प्रॉपर रूप से काम करेंगे। जब ऑर्गन के मसल्स प्रॉपर रूप से काम करेंगे तो पेशेंट हमारा ठीक होगा। आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? एक बार बता दो। मैं चाहता हूं कि आपका क्लिनिक उस स्टेज पे पहुंचे जहां पर आपके पास 50 पेशेंट की ओपीडी हो, और उसके लिए कुछ कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, हमारे ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस हो। हम टू पेन दे रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो, हम एंजाइना ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो। हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे पेशेंट को तो रिजल्ट आएंगे। आप एक पेशेंट लाइए जिसको पैरालिसिस हो गया, आप उसको हेपरिन फार्मूला चलाइए, सेम उसी कंडीशन का दूसरा पेशेंट लेके आ जाइए। मेरे दिमाग के अंदर लॉजिक है कि हेपरिन कौन बनाता है? हमारा लंग्स बनाता है। और कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है। लीवर में और हमारे लंग्स में मिलके बनता है। अच्छा, हमारा लीवर कैसे बना है पता है? सेल से मिलके बना हुआ है। और हमारे सेल्स को काम करने के लिए जरूरी क्या होता है? न्यूट्रिशंस के लेवल पे जरूरी होता है। उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? उसको ओल्ड यूडीएफ से भी ठीक कर लूंगा, और हो सकता है कि आपसे जल्दी ठीक कर लूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं उसको अलग तरीके से देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि लीवर ने हेपरिन बनाना इसलिए कम कर दिया क्योंकि उसके मसल्स कमजोर हो गए, ये तो बना के वो खुद ही ठीक कर लेता 7 दिन में। मैं अब ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे लीवर से हेपरिन बनवाना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा लीवर हेपरिन इसलिए कम बना रहा है क्योंकि उसके सेल्स कमजोर हो गए, मुझे उसके सेल्स को ताकतवर बनाना है। जब मैं उसके सेल्स को ताकतवर बना दूंगा तो वो सेल्फ काम करेंगे, और सेल्फ काम करेंगे तो बॉडी को हेपरिन की आवश्यकता है, तो हेपरिन तो बने ही लेगा ना। तो हेपरिन तो बना लेगा, क्यों नहीं बनाएगा? इसीलिए आयुर्वेद के अंदर कहा जाता है कि जिसका पेट सही है उसको बीमारियां नहीं आएगी। हमारे गुरुजी भी बोलते थे कि जिसका पेट अच्छा है उसको बीमारियां नहीं आएगी, जिसका लंग्स अच्छा है उसको बीमारी नहीं आएगी, जिसकी किडनी अच्छे से काम कर रही है उसको बीमारी नहीं आएगी। आपने वेद सत्र में रिवीजन करवाया होगा तो पढ़ा होगा, गुरुजी ने कहा है पेट अच्छा तो कसौटी में सब अच्छा, लंग्स अच्छा तो सब अच्छा, वो किडनी अच्छी तो सब अच्छा। तो आप इन तीनों चीजों को ठीक करके भी किसी भी बीमारी को, कोई भी कंडीशन हो, यदि आप डाइजेशन को ठीक कर लेते हो, आप श्वसन क्रिया को ठीक कर लेते हो, और आप किडनी के फंक्शन को सुधार लेते हो, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या ओल्ड यूडीएफ देने से फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है। जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताई जो 12 महीने में तय होने वाली थी, अब क्या करेगा? जब आप ओल्ड यूडीएफ दोगे हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा,
तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करेगा, वो माइक्रोफेजेस ज्यादा बनाएगा, और माइक्रोफेजेस ज्यादा बनाएगा तो स्कार टिश्यूज खुद खत्म हो जाएंगे। हम जो ये अलग से ट्रीटमेंट सीखते हैं ना, छोटे छोटे जो बारीक ट्रीटमेंट सीखते हैं, ये हमारे ट्रीटमेंट को फास्ट करने के लिए सीखते हैं कि रिजल्ट थोड़े से जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे तो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे, उससे भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन क्या करते हैं और ट्रीटमेंट जोड़ देते हैं ना उसके अंदर, तो हमारा ट्रीटमेंट जो है उसको रिजल्ट जो है फास्ट आना शुरू हो जाता है। तो घबराए नहीं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि साहब जो है हमें ट्रीटमेंट सही से मालूम नहीं था इस बीमारी का सही समय पे, इसलिए हमारा पेशेंट चले गया। क्यों चले गया? आप उसको सिंपल सा ट्रीटमेंट दीजिए ना, आप वरी क्यों करते हैं? आप उसको नॉर्मल नॉर्मल देंगे तो भी ठीक होगा। गुरुजी 1994-95 में 90% पेशेंट को, जब DD1 पे उनका प्रोग्राम आता था, उस समय इतने सारे ट्रीटमेंट थोड़ी थे, अधिकतर पेशेंट को पेट सही करके ठीक कर लिया करते थे, केवल नॉर्मल फार्मूला देके ठीक कर लिया करते थे, केवल नॉर्मल फार्मूला ही होता था, उसमें भी पेशेंट ठीक होते थे। अजय नॉर्मल फार्मूला तो बाद में आया, पूरा इक्विना बाद में आया, एनएमएस बाद में आया। आप अंडे की ताकत को कम समझ रहे हैं क्या? आप केवल पेन क्रियास को एक्टिवेट करते हैं ना, जो पेन देते हैं आप, तो जो अधिकतर लोगों को मैंने देखा वो ODF देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन आखिरी का जो नॉर्मल होता है ना, उसमें तो टाइम पास करते थे, बोले तो सब में तो देते हैं, इसमें है क्या? अरे भैया ODF की पूरी जान तो नॉर्मल हो रही है, या उसमें फास्ट नॉर्मल देते हैं, वही है। उसका जो मेन आधार है ना, वो आपका फास्ट नॉर्मल ट्रीटमेंट ही है। आप थोड़ा कनेक्ट तो करिए उस चीज से। उसका मुख्य आधार है, उसके बिना पूरा अधूरा है वो। बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं कि हम नॉर्मल क्या देना, रोज तो दे रहे हैं, बाकी का ट्रीटमेंट देते हैं, नॉर्मल छोड़ देते हैं। वही सबसे मुख्य आधार है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एक ये वाली बोन, एक ये वाली बोन, एक पीछे वाली बोन, एक ज्वाइंट यहाँ पे आ गया, एक ज्वाइंट यहाँ पे आ गया, एक ज्वाइंट यहाँ पे आ गया, और एक पीछे वाला ज्वाइंट हो गया। कुछ बीमारियां हो गई जो शोल्डर में दर्द पैदा करती है, जिसकी हमने कल चर्चा करी। आज हमने इनकी 3 स्टेज की चर्चा करी कि पहली स्टेज में इन्फ्लामेशन होता है, दूसरी स्टेज में स्कार टिश्यूज बनते हैं, और तीसरी स्टेज में माइक्रोफेजेस जो बनते हैं और इन स्कार टिश्यूज को खत्म करते हैं, और जो है धीरे धीरे इसका लचीलापन लाते हैं और साइनेबल फ्लूइड की व्यवस्था को फिर से रेगुलेट करते हैं। हमने पढ़ा कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं, उनको ग्लाइकेशन के कारण से, ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण से, AGS के कारण से जो है फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा ज्यादा होता है। और आज के बाद हम किसी भी पेशेंट को देखने के लिए घबराएंगे नहीं। यदि हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो तो हम नॉर्मल ODF फार्मूला दे देंगे हमारे पेशेंट को, उससे भी, क्योंकि मेटाबॉलिक इंप्रूव होगा तो लंग्स भी काम करेगा, लीवर भी काम करेगा, और पेनक्रियाज भी काम करेगा, और किडनी नर्व भी काम करेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा भी सुधरेगी। आप ODF दे रहे हो तो लंग्स के सेल्स को ताकत मिलेगी, और लंग्स के सेल्स को ताकत मिलेगी तो शरीर खुद ही ऑक्सीजन अंदर लेगा। यह है कि उसको थोड़ा सा आप अलग से और ऑक्सीजन दे दोगे तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा काम करेगा। तो हम फ्रोजन शोल्डर की एक क्लास और लेंगे, हम इसको एक क्लास में और कंप्लीट करेंगे, जहां पर दूसरी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ में हम और भी जो डायबिटीज फ्रोजन शोल्डर वाली बीमारियां होती है उनके पेशेंट को और क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट, जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस में और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आज समझाने का जो प्रयास करा उसका मुख्य उद्देश्य जो था, मेरा उद्देश्य ये था कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं एक एडेसिव कैप्सुलाइटिस के पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है, मैं आप सब लोगों को वापस से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बड़े मन के साथ क्लासेस सुनते हैं। जैसे YouTube पे भी क्लासेस चलती है तो आप लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें भी देखते हैं, रिवीजन करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है शिष्य से शिक्षक बनाने की यात्रा है, ओंकार नाथ जी का जो उद्देश्य, हर गाँव 6 गाँवों में एक शिक्षक हो, उसके लिए हम लगातार, आप भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोग बैठे हैं, मुझे सुनते हैं, कुछ बातें काम की सुनते हैं, कुछ बेफालतू की सुनते हैं, और जो टाइम पास करते हैं। तो अब हमारे पास में लाल कुमार जी आ जाते हैं हमारी क्लिनिक के अंदर, और वो हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का
की परेशानी बताते हैं। लाल कुमार जी को आए थे ना मंगलवार के दिन, याद है ना आपको? भूले तो नहीं लाल कुमार जी को आप? अरे आप भूल जाते लाल कुमार जी को। वो परसों की क्लास में आए थे, मिलवाया था ना मैंने आप सब लोगों को। वो फिर से अब हमारे क्लिनिक में आएंगे ना, उनके मित्र को लेके, नीले कुमार जी को लेके। किसको आएंगे? उनके मित्र हैं नीले कुमार जी और पीले कुमार जी, उनको लेके आएंगे। और उनको लेके आएंगे तो उन्हें हमें बताना है कि डायबिटीज में एजीएस बना, इसके कारण ये टाइट हो गए, थोड़ा समय लगेगा, आप सेकंड स्टेज में। वो बोलेंगे साहब यूट्यूब पे तो आपके एक न्यूरोथेरेपिस्ट ने वीडियो डाला था, वो उधर उधर रहते हैं यूपी के आगे, नोएडा के पास में कहीं रहते हैं वो, और वो जो है उन्होंने एक वीडियो डाला था, और वो तो एक ही ट्रीटमेंट में उन्होंने कुछ कुछ करा और फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। तो वो अलग स्टेज का पेशेंट था, वो एक ही ट्रीटमेंट में ठीक होने वाला था, इसलिए वो ठीक हो गया। आपकी स्टेज अलग है, इसलिए आपको समय लगेगा। मेरे पास में बहुत परेशान करने वाले पेशेंट आए, सर आपकी तो न्यूरोथेरेपिस्ट का वीडियो है, देखो ना, यहाँ तो एक ही बार में ठीक हुआ पेशेंट, आपको तो हम हो गए आपके 1.5 महीना थेरेपी लेते लेते, हम तो ठीक ही नहीं हो रहे। तो उसको बताना पड़ेगा कि आपकी स्टेज अलग है। चलिए, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और आज के आगे का जो क्लास है वो ओमकार नाथ जी को समर्पित करता हूं। दीप्ति जी का और बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आते हैं और मुझे, मेरे ऊपर इतना प्रेम बरसाते हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद पाटीदार जी को। और हम अपने करतल ध्वनियों से वापस से उनको स्वागत देते हैं, और उनके सम्मान में कुछ शब्द को भी हम ग्रुप में भी लिखेंगे, जो आज का सत्र रहा उस भाव को भी प्रकट करेंगे। अभी मैं अपेक्षा करता हूँ कौन से हमारे ऐसे साथी हैं जो शिष्य से शिक्षक बनने के राह पे निकल चुके हैं, और आज अभी जो सत्र लिया गया उसको कम से कम उसको एक समरी में समझा सके। ऐसे जो भी लोग हैं वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं, एक छोटे से समरी में इसको ले सकें अभी का जो सत्र है। हाँ नवीन जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, पहले हम नवीन जी को अवसर देते हैं, फिर उषा जी को। नमस्कार सर, मैं इसको साधारण शब्दों में बताना चाहता हूँ कि शरीर का कोई भी अंग यदि हमारा स्टिफनेस हो गया है या जाम हो गया है, तो इसका पहला सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वहाँ कहीं ना कहीं जो है ना इन्फेक्शन हो गया है, या इन्फ्लामेशन हो गया है, या स्टिफनेस हो गया है। चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो स्टिफनेस हो, सभी का रूट काउज है कि वहाँ हमारे प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा है। चाहे वो माइक्रो फेज के नर्व के का इसके वस्कुलर के कारण हो, या कोई भी रीजन रहा हो, तो जब हमारा ब्लड सप्लाई जब नहीं पहुँचता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन इसीलिए होता है ताकि दूसरी जगह से उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर ब्लड आए, और जैसे ही ब्लड वहाँ पर पहुँचता है तब वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो सर जी ने जो बताया कि भाई किस किस फेज को हमको करना है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पहले नर्वस सिस्टम ठीक होना चाहिए। उसमें से मुख्य कारण हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो जैसे ही इंडोक्राइन सिस्टम हम ठीक करते हैं यूडीएफ के द्वारा, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचने लगता है, और बचा खुचा बाद में हम लोग उसको मल्टीविटामिन डाल करके उसको जो है ना रिपेयर कर देते हैं। शरीर के अंदर किसी भी चीज़ की, चाहे वो विटामिन की डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन हो, लैक ऑफ विटामिन हो, तो उसको हम लोग पूरा कर देते हैं। तो उन्होंने जो चार हम लोगों को जो मुख्य रूप से जो फार्मूला जो बताया कि भाई सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, यूडीएफ डाल दो। उसके बाद करना क्या है, वो उसका एब्जॉर्बेशन के लिए तो हमारा यूडीएफ चला गया। उसके बाद हम वहाँ पर हेपरिन ट्रीटमेंट के द्वारा ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे, और फिर उसको पूरा करने के लिए जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा तो वहाँ पर हम विटामिन डाल करके उसको प्लास्टर डाल करके ठीक कर देंगे। इसका बहुत सारा फेजेज होता है, जो कि 3 महीने से लेकर के 8 महीने होता है।
तो जो शुरुआती दौर होता है उसमें समय लगता है, लास्ट फेज का जो 8 महीने का जो समय होता है उसको जब हम उस काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाता है। तो हम लोगों को जो गुरुजी ने जो यूडीएफ डाला है, पहले उसको यूडीएफ को आँख बंद करके डाल देना है, उसके बाद हेपरिन डाल देना है। अब फिर हेपरिन डालने के बाद उसको प्लास्टर करने के लिए विटामिन फॉर्मेशन कर देना है और धन्यवाद बोल देना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उषा जी को हम निमंत्रित करते हैं, उससे पहले मैं अपने दो शब्द रख देता हूँ। सबसे पहले कल एग्जाम है। किनका एग्जाम रहेगा? जो लोग वेद का रिवीजन किए हैं और अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, ऐसे प्रतिभागियों के लिए कल समर्पित एग्जाम रहेगा। कोई भी, चाहे न्यूरोथेरेपिस्ट हो ना हो, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। उसमें टॉप 3 और टॉप 10 में आने वाले सारथियों के, विद्यार्थियों के लिए विशेष उपहार है। और उसके अलावा भी हमारे पास कुछ सूक्ष्म उपहार भी हैं, जो जिस तरह हम कल एग्जाम लेंगे, 9:30 बजे से एग्जाम रहेगा, उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन कराएंगे और रिवीजन कराने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे। और वो लाइव सत्र के अंदर ही एग्जाम की लिंक दी जाएगी और उसी समय आपको क्या करना रहेगा, एग्जाम देना रहेगा। अगर आप सही मायने में खरा उतरते हैं और सही नंबर लेके आते हैं और अपने प्रतिभा का मूल्यांकन करवा पाते हैं, तो अवश्य आपके लिए जो हमारे तरफ से भेंट रखा गया है वो अवश्य आप तक पहुंचेगा। अब उषा जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। एडेसिविस कैपुलाइटिस ये होता है इन्फ्लेमेशन के कारण, और इन्फ्लेमेशन या तो चोट हो या सर्जरी हुई हो उस जगह की, या जो जॉइंट कैप्सूल है उसमें सूजन आ गई हो। ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण वहाँ पे कड़कपन और टाइट हो जाती है वो जगह, और जिससे वहाँ पे दर्द होता है और हाथ का मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हैं। डायबिटीज भी है इसका एक कारण, और हाइपोथायराइडिज्म भी है। डायबिटीज इन्फ्लेमेशन के कारण ही इसमें दर्द आता है। दर्द किसी को ज़्यादा होता है, अगर किसी को कंधे में ज़्यादा दर्द है तो वो एसिडिक कंडीशन मानी जाएगी, अगर उसे कम दर्द है तो वो एल्कलाइन कंडीशन मानी जाएगी। और इसमें 3 हमारी स्टेजेस आती हैं, फ्रीजिंग कंडीशन, फ्रोजन कंडीशन और एक काइकोसिस बताया गया है। फ्रीजिंग कंडीशन में हम अगर है तो उसमें ये शुरुआत की स्टेज होती है जहाँ पे वो फ्रीज हो रही है, जैसे बर्फ जम रही है जैसे हम कहते हैं, तो इसमें दर्द वहाँ बन रहा है, शुरुआती स्टेज है वो। और फ्रोजन कंडीशन में जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, वहाँ फ्रोज हो मतलब जम गई है वो, पेन बन गया है प्रॉपर, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे हम ब्लड सप्लाई को बढ़ाएंगे, 2 पेन इंटू 6 का ट्रीटमेंट देंगे जिससे उसका कड़कपन दूर होगा। 4 पारा, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली और 6 केडीआर का ट्रीटमेंट देंगे जिससे वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। इसके बाद है रीमॉडलिंग थॉइंग, जो जिसमें बॉडी अपने आप हील करने लगती है। इसके अंदर क्या होता है कि वो माइक्रोफेजेस होते हैं, जो वहाँ पे जो स्कार बना, जो टिश्यूज, डेड टिश्यूज इकट्ठे हुए हैं, उनको वो खाने लगती है और वो उस जगह की सफाई करती है, जिससे वापस उसमें लचीलापन आ जाता है। और यहाँ पे भी हम ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन, 2 पैरा, एंजियोटेंसिन इस तरह के ट्रीटमेंट देंगे। और ये जो फ्रोजन शोल्डर है, ज़्यादातर 80% जो है डायबिटीज पेशेंट्स को होती है और 20% जो है वो नॉर्मल में जाता है। डायबिटीज में सबसे पहली कंडीशन आती है ग्लाइकेशन प्रोसेस। इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज बहुत लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण वहाँ ग्लूकोज जमा होता है और वो किसी प्रोटीन के साथ फिर जुड़ता है और वो हमारे जाके कंधों में जुड़ जाता है, जिसमें वहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ वो बना देता है और जो वहाँ पे फाइब्रोसिस बना देते हैं, मतलब कंधा जकड़ने लगता है और बहुत हार्ड हो जाता है और वहाँ पे सूजन आ जाती है। और ये एजेस इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पे फिर शुरू हो जाती है। और उसको दूर करने के लिए सर ने बताया कि 30 मेडुला 6 एडीआर जो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है। डायबिटीज
जब ज़्यादा समय तक रहती है तो माइक्रोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, जिसके कारण वहाँ की जो छोटी-छोटी हमारी ब्लड सप्लाई करने वाली कैपिलरीज होती हैं, वो फटने लगती हैं और वहाँ पे नीला रंग आ जाता है और उसकी रिपेयर के लिए हम फिर इंजरी ट्रीटमेंट, यूडीएफ ट्रीटमेंट देते हैं। काइफोसिस में क्या होता है, ये पोस्चर का प्रॉब्लम है। हमारे कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, जिससे वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह से रुक जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें सीधा रखना चाहिए, गर्दन को थोड़ा पीछे करेंगे या स्पेशल बेल्ट मिलती है जिससे हमारे कंधे पीछे को खींचते हैं और हम ठीक होने लगते हैं उसमें। हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी हमारे को फ्रोजन शोल्डर होता है। इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक हमारा रेट डाउन हो जाता है और पल्स रेट भी स्लो हो जाती है, जिसके कारण टॉक्सिन ब्लड में इकट्ठा होने लगता है और ये शोल्डर में भी इस तरीके से फिर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है, मांसपेशियों में कड़कपन आ जाता है और आसपास उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम ओल्ड यूडीएफ, थायराइड ट्रीटमेंट, 125 डीसीसी और सर ने कहा कि अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो नैन ट्रीटमेंट एंड यूडीएफ, तो बंदा जरूर ठीक होगा। आपके मन में विश्वास होना चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही आनंद आ गया। और जैसा आपने रिवीजन कराया वो तो कल्पना से भी परे था। हमें ऐसा लगा कि सारे के सारे शब्द अरविंद जी के ही द्वारा निकले हुए जो शब्द आपने उसको एकदम कोट करके बोल रहे, एकदम आनंद ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विशाल जी आपको भी अगर करवाना है तो बढ़िया, आपको भी अवसर दे रहे हैं। विशाल यादव जी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, सर ने जैसे बताया आज के इसमें सत्र में कि जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है उसके 3 स्टेजेस आते हैं, जिसमें फ्रीजिंग होता है, पूरी तरह से जकड़ जाता है, और दूसरा रहता है रिमॉडलिंग, मतलब तीसरा वाला, जिसमें अपना शरीर खुद ही से रिपेयरिंग प्रोसेस चालू कर देता है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि सर ने जो बताया कि ट्रीटमेंट हमेशा जो करना है हमें पेशेंट के कंडीशन के अनुसार, जैसे उसकी उम्र क्या है, उसको किस वजह से हुआ है फ्रोजन शोल्डर, वो भी देखना चाहिए। जैसे डायबिटीज, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मतलब डायबिटीज की वजह से होता है, किसी को थायराइड की वजह से होता है और किसी को पोस्चर की वजह से भी होता है। तो ये देखकर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। और बाकी पॉइंट्स मैडम ने क्लियर किए हुए थे अभी। जी विशाल जी बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। और आप भी धन्यवाद। बहुत अच्छी वक्ता बनेंगे जिस हिसाब से आपने बताया। और